हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। कैसे हैं आप? देखिए ये इससे पहले मैंने जितने भी लाइव वीडियोस लिए थे, प्रॉब्लम ये हो रही थी कि लाइव वीडियोस के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है अनफॉर्चुनेटली। एंड बहुत सारी डिमांड बच्चों की आ रही है कि सर 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर जो हैं उनका भी एटलीस्ट वन शॉट रिवीजन करवा दीजिए, जैसे मैंने केमिकल बॉन्डिंग का और एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह का करवाया। तो इसके बाद के जितने भी वीडियोज़ मैं आपको डालूंगा वो सारे रिकॉर्डेड होंगे, आप आराम से उनको बैठ के देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में ना। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कंसिडर किया जाता है। आप ऐसे कंसिडर कर लीजिए कि इस चैप्टर के दो से तीन क्वेश्चन आपको देखने जरूर मिलेंगे और क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल आते हैं। ट्रस्ट में बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल उन्होंने इंक्रीज नहीं किया तो। जिस हिसाब से अब तक एमएसटी सीटी के पेपर्स आ रहे हैं 2019, 20, 21, 22, 23, 24 में जो क्वेश्चंस आए हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके क्वेश्चन बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें ऐसे आपको कोई थ्योरी बाय हार्ट नहीं करनी है, आपको कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक्स बाय हार्ट नहीं करने हैं। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले पे बेसिस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस का आंसर आप आराम से दे सकते हैं। तो ये वीडियो मुझे नहीं पता कितने टाइम का होगा, मैं रात को शूट कर रहा हूँ, 1 घंटे का बनेगा, 1.5 घंटे का बनेगा, बट ये वीडियो में हम बिल्कुल भी नॉनसेंस नहीं करेंगे, टू द पॉइंट। इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, एमसीक्यूज हम बाद में सॉल्व करेंगे, अलग से मैं वीडियो बना दूंगा जहाँ पे हम एमसीक्यू सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ना। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, एक बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ देना चाहता हूँ। देखो, आप लोगों का 12th तो अब खत्म होने वाला है, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे शायद सीटी पास हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चे आप में से रिपीटर्स का गैप लेंगे, वापस से रिपीट करेंगे। अब आपके जो जूनियर्स हैं जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मेरे पास एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि 1 अप्रैल से मैं मेरा बैच लॉन्च कर रहा हूँ, जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 1 अप्रैल से, और बैच का नाम होगा आगाज 1.0। अब देखो, आप लोगों ने मेरा टीचिंग पैटर्न देख लिया, मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, मेरा टीचिंग करने का स्टाइल क्या है, मैं कैसे कॉन्सेप्ट्स को डिग आउट करके पढ़ाता हूँ। सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाता, बेसिक्स में जाके एक एक चीज़ को डिस्क्राइब करके अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। और ये जो मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, ये 2026 के बच्चों के लिए होगा। थ्रू आउट जो हमको दिसंबर तक हमारा टारगेट है कि हम हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ताकि जनवरी और फरवरी आपको, मार्च आपको आराम से पूरा टाइम मिले। तो जो बच्चा एमएसटी सीटी 2026 की तैयारी कर रहा है, और अगर आपके जूनियर्स जो आपके कॉलेज में होंगे, आपके ग्रुप्स में होंगे, यहाँ वहाँ, आप उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हो कि योगी सर का कोर्स आ रहा है, यहाँ पे मैं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अब ये पूरा केमिस्ट्री के जो 26 चैप्टर्स हैं एमएसटी सीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे चैप्टर्स मैं कवर करूँगा। और वन शॉट नहीं होंगे वो, दे वी वॉन्ट बी वन शॉट, वो पूरा इन डिटेल चैप्टर होंगे जहाँ पे मैं हर एक चीज़ को डिस्कस करूँगा। और कुछ टॉपिक्स तो मैं इस लेवल तक डिस्कस करूँगा कि बच्चे का जेई भी उसमें क्रैक हो जाए, वो बच्चा जेई भी दे सकता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को कहाँ तक पहुँचा रहे हो। इसका रजिस्ट्रेशन जो शुरू होगा वो 1 अप्रैल से शुरू होगा। फीस कितनी होगी, पैटर्न क्या होगा, किस तरीके, इसका मैं वीडियो आपको बाद में बना के दे दूँगा, आप अपने जूनियर्स तक ये पहुँचा सकते हैं। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज सॉल्यूशंस केमिस्ट्री। ना देखो, आपको सॉल्यूशन केमिस्ट्री का मैं ये नोट्स आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये जो नोट्स है पीडीएफ नोट्स है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम यहाँ पे है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इमेज भी है, पीडीएफ भी है। ये मैंने बनाया इस तरीके से ताकि आप इसका A4 साइज में है, आप इसका प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हो। इसमें जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं सॉल्यूशंस के, जो एमएसटी सीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मुझे लगे, कि मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए तो मुझे लगा ये फॉर्मूले जो हैं इसके इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे सारे डाल दिए हैं। आप इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हो। इसकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला लिस्ट की पीडीएफ भी मैं तैयार कर रहा हूँ, वो भी आप लोगों को जल्दी से मिल जाएगी। तो ये आप अपने पास रख सकते हो, इसको रेफर कर सकते हो लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए। जिस दिन आपका पेपर होगा उससे पहले आप ये पूरा रिवाइज करके जा सकते हो। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशंस पे। अब देखो, सॉल्यूशंस केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है एमएसटी सीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे ताकि ये वीडियो जल्दी खत्म हो, आपका कम टाइम में रिवीजन करके हो जाए, फिर आप पीवाईक्यूज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं सॉल्यूशन केमिस्ट्री में 3 टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि भैया सबसे पहले तो मुझे बताओ सॉल्यूशन बनता कैसे, सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं। सॉल्यूशन कहते हैं, इसमें 2 चीज़ होती है, एक होता है जिसको कहा जाता है सॉल्यूट, और दूसरा होता है जिसको कहा जाता है सॉल्वेंट। अब बहुत कंफ्यूजन होता है कि सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, ठीक है। सॉल्यूट वो चीज़ होती है जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी, हमेशा याद रखना। जो भी चीज़ लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, जिसकी मात्रा, जिसका अमाउंट कम होता है, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। और सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। अब देखो, जब भी हम सॉल्यूट की बात करेंगे ना, तो सॉल्यूट का मोलार मास क्या होगा, कितना आपने सॉल्यूट लिया है, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग हमेशा M2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और मोलार मास ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग W2 से रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी हम बात करेंगे सॉल्वेंट के बारे में, सॉल्वेंट का कितना वजन है या सॉल्वेंट का मोलार मास कितना है, हम उसको हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे M1 के साथ, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, और हम लोग यहाँ पे हमेशा उसको W1 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो 1 होता है ना, वो सॉल्वेंट के लिए यूज़ किया जाता है, और जो 2 होता है ना, वो सॉल्यूट के लिए यूज़ किया जाता है। इतना इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में दी हुई हैं, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन बता दीजिए क्या होता है। अब हमको पता है सोल्यूशन जब बनेगा तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा,
सबसे इंपॉर्टेंट। तो भाई हो सकता है आपका सल्यूट कोई भी हो, उसका पूरा ग्राफ उन्होंने बुक में दिया हुआ है, चार्ट बना के दिया हुआ है। आपका सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं कहता हूँ सल्यूट मेरा सॉलिड है, आई हैव अ सॉलिड, वो प्रेजेंट होगा मान लीजिए लिक्विड में। तो ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिंधी सा टॉपिक है, आप ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से भी रीड कर सकते हो, इसको मुझे रिवीजन में लेने की जरूरत नहीं है। सॉलिड प्रेजेंट इन लिक्विड, बताओ क्या होगा? नमक प्रेजेंट इन वाटर। तो हम कहते हैं ना NaCl प्लस वाटर, ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल होगा। पर इस पे एज सच कोई इतने सिंपल क्वेश्चन कभी सीटी में पूछे नहीं जाते कि बताइए सॉलिड प्रेजेंट इन सॉल्वेंट का एग्जांपल कौन सा होगा, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो हम इस पे अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हो सकता है, मान लीजिए आप लेते हो सॉलिड प्रेजेंट इन गैस, तो इसको आप कह सकते हो डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल जो हवा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा डस्ट पार्टिकल। तो मैं, आप अगर मेरा नोट्स देखो तो मैंने उसको इस चीज़ में कवर अप नहीं किया है, मैंने यहाँ नहीं डाला है ये सब चीज़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है और इसके ऊपर कभी क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं, आपको ये सब चीज़ें रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये डस्ट पार्टिकल का आप एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे। फिर अपने पास अगला आता है, लेट अस से सॉलिड प्रेजेंट इन लिक्विड, सॉलिड प्रेजेंट इन सॉलिड। तो सॉलिड प्रेजेंट इन सॉलिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एलॉय। जितने भी आप एलॉय पढ़ते हो, ब्रॉन्ज पढ़ते हो, स्टेनलेस स्टील पढ़ते हो, है ना, तो वो एलॉय एग्जांपल हो जाएगा। अब ये जैसे सॉलिड 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 लिखा, वैसे आप लिक्विड 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 लिख सकते हो, फिर गैस 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 लिख सकते हो। तो ऐसे आप अलग 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 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में उसका पूरा चार्ट बना के दिया हुआ है, आप गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के चार्ट से इसको रिवाइज करोगे, हम इस पर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आते हैं अगले टॉपिक पे, जो हमारे, ये मैं नंबरिंग डालते हुए चलता हूँ कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये नंबर 1 हमारे पास हो गया, ये नंबर 2 चीज़ हमारे पास होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशंस क्या होते हैं। नंबर 3 चीज़ जो हमारे पास आती है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं हेनरीज लॉ। क्या कहते हैं उसको हम हेनरीज लॉ कहते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हेनरीज लॉ क्या है? देखो, हेनरीज लॉ आपसे ये कहता है कि जब भी आप कोई कंटेनर लेते हो ना, उस कंटेनर के अंदर मान लीजिए आपने एक लिक्विड लिया हुआ है और उस लिक्विड के अंदर कोई गैस प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब जो ऑक्सीजन होती है वो हमेशा लिक्विड में तो होगी नहीं, क्योंकि वो बाहर निकलने की भी कोशिश करेगी। तो इस कंटेनर के अंदर यहाँ देखो ऑक्सीजन यहाँ पर भी जमा हो जाएगी, ऊपर भी होगी। आप लोगों ने पेप्सी वगैरह देखा होगा कि जैसे आप ढक्कन खोलते हो तो फिज करके आवाज़ आती है, जो आवाज़ आती है वो क्यों आती है? क्योंकि वो जो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो लिक्विड में भी होती है और यहाँ इस कंटेनर के अंदर ये जो ऊपर का एम्प्टी स्पेस है यहाँ पर भी जमा होती है। तो यहाँ जो प्रेशर, ये जो गैस कितनी अंदर गई, पानी के अंदर कितनी गैस गई है, या किसी सोल्यूशन के अंदर, किसी सॉल्वेंट के अंदर वो गैस कितनी डिसॉल्व हुई है, उसको हम कहते हैं उसका सॉल्युबिलिटी। तो उस गैस का सॉल्युबिलिटी कितना होगा? ऑब्वियसली देखो, अगर मैं ऊपर का प्रेशर कम करने लगूँ तो गैस पूरी बाहर निकलने लगेगी। ठीक है, इसीलिए हम लोग पेप्सी की बोतल को खुला नहीं छोड़ते, या अगर हमको उसकी गैस निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, ग्लास में डाल के छोड़ देते हैं, अंदर की सारी गैस निकल जाती है, फिर उस पेप्सी को पी लेते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। तो जैसे जैसे तुम प्रेशर बढ़ाने लगोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगेगी। सॉल्युबिलिटी किसमें? सॉल्वेंट में। तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जितना आप ऊपर से प्रेशर डालोगे उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगी। इसीलिए देखो, कभी भी जो पेप्सी वगैरह बनाई जाती है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके बनाई जाती है। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा KH, जिसको हम हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ प्रेशर हो जाएगा। ये हेनरीज कांस्टेंट जो होता है, इसके यूनिट अगर कल को निकालने के लिए पूछा जाए तो ये हो जाएगा सॉल्युबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रेशर। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है भाई? कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है कितने लीटर सॉल्वेंट में, तो ये हो जाएगा ग्राम पर लीटर। एग्रीड। और प्रेशर का यूनिट क्या होता है? प्रेशर का यूनिट तो हमारे पास होता है एटमॉस्फेयर, तो ग्राम पर लीटर पर एटमॉस्फेयर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ग्राम पर लीटर पर एटमॉस्फेयर, ये इसका यूनिट हो जाएगा। ये आपको हमेशा याद रखना। अब जरूरी है क्या सॉल्युबिलिटी सिर्फ ग्राम में हो? ये जो सॉल्युबिलिटी आप टर्म यूज करते हो ना, सॉल्युबिलिटी 2 टाइप की होती है। एक जिसको हम कहते हैं ग्राम सॉल्युबिलिटी, उसका मतलब होता है कितना ग्राम प्रेजेंट है 1 लीटर में, हाउ मच ग्राम 1 लीटर पानी में डिसॉल्व हो रहा है, कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 1 लीटर पानी में डिसॉल्व हो रहा है, उसको हम ग्राम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ग्राम सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। एक होती है जिसको कहा जाता है मोलार सॉल्युबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय मोलार सॉल्युबिलिटी? अब ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ इसको। व्हाट इज मोलार सॉल्युबिलिटी? जैसे कल को अगर मैं आपसे कह देता हूँ कि 1 लीटर पानी था, उसमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो गई जब तुमने प्रेशर लगाया। अब मैं कह सकता हूँ 44 ग्राम पर लीटर, या दूसरी भाषा में मैं क्या कह सकता हूँ, 44 ग्राम का मतलब क्या होता है? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ सॉल्यूट का काम कर रही है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम पर लीटर, तो इसको मोलार सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम पर लीटर। और इसका ग्राम पर लीटर इसका सॉल्युबिलिटी का यूनिट होगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। ये क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। अरे मोल पर लीटर तो मोलैरिटी होती है, तो इनडायरेक्टली मोलार सॉल्युबिलिटी का मतलब मोलैरिटी ही होता है। अच्छा, अगर ग्राम सॉल्युबिलिटी को कभी मोलार सॉल्युबिलिटी में कन्वर्ट करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
तो मुझे करना पड़ेगा ये वेट है ना, इसको मुझे सिर्फ किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये देखो नंबर ऑफ मोल्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये हो जाएगा वेट डिवाइडेड बाय मोलार वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को वेट डिवाइडेड बाय मोलार वेट किया जाता है तब नंबर ऑफ मोल्स मिलता है। मतलब मुझे सिर्फ करना क्या है, जो आपकी ग्राम सॉल्युबिलिटी अगर कभी दे दी गई है क्वेश्चन में और मोलार सॉल्युबिलिटी में कन्वर्ट करना है, तो मुझे सिर्फ डिवाइड किससे करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ मोलार मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर देना पड़ेगा। ये आयनिक इक्विलिब्रियम में भी काम आता है, जब आप सॉल्युबिलिटी ग्राम सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ते हो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ोगे, सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ोगे, तो याद रखना ग्राम सॉल्युबिलिटी मतलब कितना ग्राम 1 लीटर में, मोलार सॉल्युबिलिटी का मतलब कितना मोल्स 1 लीटर में, सिंपल। तो हेनरीज लॉ के ऊपर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे 2024 के, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था आरजी लेक्चर्स राहुल जेवानी सर के लिए, प्रीमियम लेक्चर्स मैंने वहाँ पे बना के दिए हैं, तो वहाँ मैंने नोटिस किया कि हेनरीज लॉ के ऊपर क्वेश्चन आए हैं और वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करके चले जाना, PYQs में देख लेना, आपको पक्का ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हेनरीज लॉ, यहाँ तक समझ में आया। सेकंड, अच्छा ये हेनरीज लॉ जो आप अभी पढ़ रहे हो ना, ये सिर्फ CT के लिए, अगर आप जेई की तैयारी करोगे ना तो हेनरीज लॉ का एक नया वर्जन भी आता है, देयर इज अनदर वर्जन ऑफ हेनरीज लॉ। अब सिंस वो आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है तो मैं उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, पर अगर आप मेरे मेन कोर्स में आते हो, नेक्स्ट ईयर के बच्चे आएंगे तो उनको देखने मिलेगा हेनरीज लॉ का एक दूसरा वर्जन भी होता है, ठीक है, जिसमें मोल फ्रैक्शन आ जाता है। यहाँ पे सिर्फ कौन आया है, सॉल्युबिलिटी आई है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट आया है और प्रेशर आया, वहाँ पे ना मोल फ्रैक्शन आ जाता है। तो वो हेनरीज लॉ का मॉडिफाइड वर्जन कह लो आप, या सेकंड वे ऑफ हेनरीज लॉ कह लो, वो जेई में पढ़ाया जाता है, जेई नीट के बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। आते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा फोर्थ टॉपिक होगा जिसको कहा जाता है राउल्स लॉ, RAOULTS, राउल्स लॉ। अब देखो ये राउल्स लॉ बेसिकली क्या होता है, अगर मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर मान लीजिए मेरे पास एक लिक्विड प्रेजेंट है A और एक लिक्विड प्रेजेंट है B। अब कोई तो एक सॉल्वेंट होगा, कोई तो एक सल्यूट होगा, मुझे नहीं पता सल्यूट कौन है सॉल्वेंट कौन है, दो लोग मेरे पास प्रेजेंट है। अब मैं कहता हूं कि A भी वॉलेटाइल है और B भी वॉलेटाइल है, मतलब क्या हुआ, A भी ऊपर उड़ने की कोशिश करेगा और B भी ऊपर उड़ने की कोशिश करेगा। देखो अब A और B दोनों कुछ क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे, जैसे इसका कुछ नंबर ऑफ मोल्स होगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख देते हैं, चलो एक काम कर देते हैं, इसको सॉल्वेंट मान के चलते हैं। A जो है वो आपका सॉल्वेंट है और B जो है वो आपका सल्यूट है, और दोनों प्रेजेंट है और दोनों वॉलेटाइल है, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, N1 रिप्रेजेंट करेंगे। इसका कितना मोल्स प्रेजेंट है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, N2 रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो हम लोग हमेशा क्या करते हैं ना केमिस्ट्री में, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बात करते हैं, हम नंबर ऑफ मोल के टर्म्स में बात नहीं करते। यहाँ हम जो कॉन्सेंट्रेशन का टर्म यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे मोल फ्रैक्शन, मतलब अगर दो लोग प्रेजेंट है तो उसमें A का परसेंटेज कितना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ A हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, यानी X1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना हो जाएगा, B कितना प्रेजेंट है उसका परसेंटेज कितना है यहाँ पे, उसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2। अब ये चीज याद रखना, मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। अब राउल्स लॉ क्या कहता है कि अगर मान लीजिए दो लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं और दोनों लोग अपना अपना वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, है ना, ये A भी ऊपर उड़ने की कोशिश करेगा, ये भी अपना वेपर प्रेशर एग्जर्ट करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे इसका भी वेपर प्रेशर होगा, और जो आपका B प्रेजेंट है ये B, ये भी ऊपर उड़ने की कोशिश करेगा, ये भी अपना वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, P टोटल जो होगा, वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, क्योंकि A और B मिल गया मतलब सोल्यूशन बन गया, तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, ये लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ A और इसको लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो इसको कहा जाता है पार्शियल प्रेशर, क्या कहा जाता है, पार्शियल प्रेशर, ये चीज याद रखना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A कितना होगा बताइए, तो यही राउल्स लॉ आता है। राउल्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A जो होगा वो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ और यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ। 1 और 2 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब सॉल्वेंट, 2 का मतलब सल्यूट। अब A या B भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, M2 लिखो या उसको MB लिखो, मोलार मास ऑफ सल्यूट को B भी रिप्रेजेंट किया जाता है, या उसको WB भी लिख सकते हैं, ये चीज याद रखना। M1 लिखो या उसको MA लिखो या उसको WA। तो A जो होता है वो सॉल्वेंट के लिए होता है, A और 1, और B और 2 जो होता है वो सल्यूट के लिए होता है। तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, ये पहले कह देता हूँ कभी, क्योंकि हम जेई वाले टीचर्स हैं, हम जब पढ़ाते हैं तो कभी 1 यूज कर लेते हैं, कभी A यूज कर लेते हैं, कभी B यूज कर लेते हैं, कभी 2 यूज कर लेते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, ठीक है। यहाँ तो मोल पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 कितना होगा, जो पहला कंपोनेंट है उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो पहले तो मुझे बताइए उसका मोल फ्रैक्शन कितना है। तो मोल फ्रैक्शन हो गया मल्टीप्लाइड बाय, अगर वो सिर्फ यहाँ अकेला प्रेजेंट होता, मतलब मान लीजिए अगर B नहीं होता इस कंटेनर में, अकेला A प्रेजेंट होता, तो उसका मोल फ्रैक्शन तो फिर 100% होता,
मोल फ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है, परसेंटेज। तो अगर सिर्फ अकेला ए प्रेजेंट होता तो उसका परसेंटेज 100 होता। तो अगर सिर्फ अकेला ए होगा तो वो कितना, देखो इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ राउल्स लॉ, क्योंकि मुझे पता है 99% लोगों को राउल्स लॉ नहीं समझ में आता है। राउल्स लॉ का बेसिक कंडीशन क्या है, देखो मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, थोड़ा एक मैथमेटिक्स के साथ खेलते हैं। एक कंटेनर है जिसके अंदर सिर्फ ए प्रेजेंट है, तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि वो 100% है। अब 1 कहूँ 100% कहूँ एक ही बात है। मान लीजिए मेरे पास एक दूसरा कंटेनर है जिसके अंदर यहाँ पर बी प्रेजेंट है, यहाँ बी प्रेजेंट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यहाँ पर भी 1 हो गया। अब मान लेते हैं ए, जब सिर्फ अकेला ए प्रेजेंट था तो उसका कुछ तो वेपर प्रेशर था, तो हम उसको लिखेंगे पी नॉट ऑफ ए। नॉट का मतलब होता है सिर्फ ए जब होगा तब उसका वेपर प्रेशर कितना होगा। मान लेते हैं इसका आंसर निकल के आता है 10, और जब सिर्फ बी प्रेजेंट होगा तो उसके वेपर प्रेशर को हम लिखेंगे पी नॉट ऑफ बी। इसका मान के निकल के आता है आंसर 8। मतलब ए ज़्यादा वॉलेटाइल है क्योंकि वो ज़्यादा वेपर प्रेशर एग्जिट कर रहा है, ज़्यादा उड़ के जा रहा है, और बी थोड़ा कम वॉलेटाइल है क्योंकि वो कम वेपर प्रेशर एग्जिट कर रहा है। यहाँ तक लॉजिक समझ में आया। अब मान लीजिए कल को मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ, एक कंटेनर लेता हूँ जिसमें ए और बी दोनों को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास ए भी प्रेजेंट है, मेरे पास बी भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर ए का सिर्फ 30% प्रेजेंट है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है यहाँ पे 0.3 प्रेजेंट है, और बी का यहाँ पे 70% प्रेजेंट है, ठीक है। या चलो उल्टा कर देते हैं, ये 70% ए प्रेजेंट है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है वो 30% प्रेजेंट है, मतलब वो कितना हो गया, वो 0.3 हो गया। अब मुझे बताइए ए का वेपर प्रेशर कितना होगा। बड़ा सिंपल सा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जब उसका मोल फ्रैक्शन 1 था तब वो कितना वेपर प्रेशर एग्जिट कर रहा था, सर तब वो 10 वेपर प्रेशर एग्जिट कर रहा था, जब वो 100% प्रेजेंट था। अब उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, उसका परसेंटेज कितना है, उसका परसेंटेज अब 0.7 हो गया है। तो मुझे बताइए अब वो कितना वेपर प्रेशर एग्जिट करेगा। तो इसको हम पी ए कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, पी नॉट ऑफ ए कहेंगे, और ये क्या है उसका, ये उसका मोल फ्रैक्शन हो गया। तो बोलो पी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का फॉर्मूला हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.7, मतलब आंसर कितना निकल के आएगा 7। मतलब ए की वजह से अब जब यहाँ वेपर प्रेशर हुआ होगा, ए का वेपर प्रेशर वो कितना होगा, पी ऑफ ए का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा। लॉजिक समझ में आया। सिमिलरली अगर मैं कल को बोलूँ बताओ बी का कितना होगा, तो सर अगर बी 1 प्रेजेंट था तब उसका वेपर प्रेशर कितना था 8। अब बी कितना प्रेजेंट है वहाँ पे, अब बी वहाँ पे प्रेजेंट है 0.3, तो बताइए उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, उसको हम पी बी कहेंगे। ये क्या था उसका, पी नॉट ऑफ बी था, ये क्या था उसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी था। तो बताइए पी ऑफ बी यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कैसे निकालोगे, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, तो 8 3 कितना होता है, ये हो जाएगा 2.4। लॉजिक समझ में आया। अब बताइए टोटल प्रेशर कितना हो गया यहाँ पे, तो टोटल प्रेशर हो गया 7 प्लस 2.4, यानी कितना निकल के आएगा आंसर 7 8 9 9.4 के आसपास कुछ आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ तुमने बेसिकली क्या किया, ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी तुमने जो निकाला वो कैसे निकाला, तुमने 8 को मल्टीप्लाई किया, व्हाट इज 8 पी नॉट ऑफ बी, उसको किससे मल्टीप्लाई किया, उसको उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया जो अब इस कंटेनर में है, यानी आपने उसको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी से मल्टीप्लाई किया। तो आप सिंपल भाषा में समझिए, जब भी मुझे किसी का यहाँ पार्शियल प्रेशर पता करना होगा तो मुझे सिर्फ इतना पता करके बता दो कि अगर वो अकेला रहा होगा, जब वो प्योर प्रेजेंट होगा 100%, तब उसका वेपर प्रेशर कितना था, और इस कंटेनर में अब बताइए उसका परसेंटेज कितना है। यानी यहाँ पर P1 का आंसर क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन, यहाँ उसका मोल फ्रैक्शन कितना है मल्टीप्लाइड बाय पी नॉट ऑफ 1 प्लस ये कितना हो जाएगा मोल फ्रैक्शन 2 इंटू पी नॉट ऑफ 2। इसको बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ऑफ ए लिखा हुआ है, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट ऑफ बी लिखा हुआ है, दोनों एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला ये बनेगा। आई होप लॉजिक समझ में आया। ये कब होगा, जब दोनों वॉलेटाइल, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूँ बी वाला वॉलेटाइल नहीं है, बी उड़कर नहीं जा रहा है, तो ए अकेला उड़ के जाएगा, अकेला ए, पर अकेला अब 100%, ए अकेला यहाँ 100% नहीं है, उसका परसेंटेज अब अलग है। यहाँ वो अकेला 100% था, यहाँ वो 100% नहीं है, उसके साथ बी भी प्रेजेंट है। तो ये वाला फॉर्मूला आप तब यूज करोगे जब बोथ आर वॉलेटाइल, बोथ आर वॉलेटाइल, ए भी वॉलेटाइल है और बी भी वॉलेटाइल है। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूँ नहीं बी वॉलेटाइल नहीं है, सिर्फ अकेला ए वॉलेटाइल है, तो भैया जो पार्शियल प्रेशर होगा तो वो सिर्फ ए का होगा। ये वाला पार्शियल प्रेशर फिर कितना हो जाएगा, ये पार्शियल प्रेशर तो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो वॉलेटाइल ही नहीं है, उड़ ही नहीं रहा है, तो वो प्रेशर एग्जर्ट नहीं करेगा। तो पेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, अब इसको पीटी लिखो या इसको पीएस लिखो या सिर्फ पी लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से इसको लिखा जाता है। टोटल वेपर प्रेशर लिखा जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन भी लिख दिया जाता है, और सिर्फ पी से भी डिनोट किया जाता है। तो मुझे बताओ अब टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा,
अब तो सिर्फ P1 के बराबर होगा। व्हाट इज P1 का फॉर्मूला? मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय P नॉट ऑफ 1। तो इसको हम कहते हैं राउल्स लॉ। ये जो है ना, एक किसी कंपोनेंट का मुझे जब पार्शियल प्रेशर निकालना था, किसी का अगर मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? ये वो फॉर्मूला होगा। देखो इस फॉर्मूले से एक चीज मुझे समझ में आई, अगर ए का परसेंटेज बढ़ने लगेगा तो उसका पार्शियल प्रेशर भी बढ़ने लगेगा, है ना, क्योंकि ए का परसेंटेज बढ़ेगा तो मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये इसका अगर ए का परसेंटेज बढ़ेगा तो बी का परसेंटेज घटेगा, सीधी सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों मिला के 100% है। तो अगर ए का परसेंटेज बढ़ेगा, बी का परसेंटेज घटेगा, तो जैसे जैसे जिस किसी का परसेंटेज बढ़ने लगेगा उसका पार्शियल प्रेशर भी वहां बढ़ने लगेगा। ये चीज याद रखना, क्योंकि ये आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन में काम आएगी अपने। यहां तक लॉजिक समझ में आया? क्लियर हुआ? तो राउल्स लॉ का दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक तो अगर दोनों वॉलेटाइल हैं तो हम फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, और अगर एक नॉन वॉलेटाइल है और सिर्फ दूसरा वाला वॉलेटाइल है तो फॉर्मूला। तो राउल्स लॉ का फॉर्मूला बेसिकली क्या है? राउल्स लॉ का फॉर्मूला बेसिकली सिर्फ इतना है, ये किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कैसे निकाला जाता है। यहां तक लॉजिक समझ में आया? क्लियर हुआ? यहां तक आगे बढ़ते। देखो अगला हमारा टॉपिक आता है आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। कौन सा? आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। बेसिकली आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन होते क्या? देखो सपोज करो अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे पास एक सल्यूट है, एक सॉल्वेंट है A और A, ये इसके मॉलिक्यूल है, और सामने मेरे पास है एक B और मेरे पास है B, ये उसके मॉलिक्यूल है। अब मान लो A और A के बीच में जितना इंटरेक्शन है, B और B के बीच में जितना इंटरेक्शन है, अगर उतना ही इंटरेक्शन A और B के बीच में भी हो जाए, जब हम मिक्स करेंगे दो चीजों को, मेरे पास एक सल्यूट है, मेरे पास एक सॉल्वेंट है, हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो जितना A का मॉलिक्यूल, A मतलब सॉल्वेंट, B मतलब सल्यूट, और उतना ही इंटरेक्शन अगर B और B के बीच में भी हो जाए, मतलब A से भी प्यार करता है और A B से भी प्यार करता है, तो ऐसे सोल्यूशन में जहां पर ना तो रिपल्शन है ना ही बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, सब शांतिपूर्वक रह रहे हैं, बैलेंस सिचुएशन है, ऐसे सोल्यूशन को कहा जाता है आइडियल सोल्यूशन। लेकिन यूजुअली होता क्या है, जब आप A को A के साथ, A और A है, सॉल्वेंट है, और उसमें अगर आप B को ऐड कर देते हो, मान लीजिए A और B का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, A और B को अट्रैक्ट करके रखता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन A का B के साथ हो जाता है, ठीक है, नहीं सल्यूट सॉल्वेंट को पकड़ के रख रहा है, प्यार हो गया दोनों के बीच में, और सॉल्वेंट का अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है, नेग्लिजिबल है, इसका अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है, नेग्लिजिबल है, मतलब क्या हो गया, ना A उड़ पाएगा और ना ही B उड़ पाएगा। रीजन बताओ क्या हो गया? रीजन बताओ क्या हुआ? क्योंकि A ने B को पकड़ के रखा। देखो यहाँ क्या हो गया है, A अगर उड़ने की कोशिश करेगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं है अगर B उड़ के जा रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सब कुछ यहाँ शांतिपूर्वक माहौल है, ना A B को रोकेगा ना B A को रोकेगा। तेरे को अगर हवा बन के उड़ना है, वेपर बन के उड़ना है, उड़ जाओ, तुमको वेपर बन के उड़ना है, तुम उड़ जाओ, तो यहाँ कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। तो यहाँ राउल्स लॉ फॉलो होगा, क्योंकि जैसे जैसे A का परसेंटेज बढ़ेगा उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे B का परसेंटेज बढ़ेगा उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि A B को रोक रहा नहीं है, B A को रोक रहा नहीं है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, अगर A उड़ने की कोशिश करेगा तो B बोलेगा भाई मत जा, क्योंकि मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं B से नहीं करता जितना मैं तेरे से करता हूँ। और यहाँ से A उड़ने की कोशिश करेगा तो B उसको रोकेगा। लॉजिक समझ में आया? तो यहाँ हमारे पास आइडियल सोल्यूशन नहीं है, यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। दूसरी सिचुएशन बताओ, एक A है, दूसरा A है, यहाँ B है, यहाँ B है, A और A के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, और B और B के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, और दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। मतलब A ने अगर B को देखा तो A मुंह फेर के भाग जाएगा, और B ने अगर A को देखा तो B दूर भाग जाएगा, लेकिन B और B साथ में रहेंगे। तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी वो सल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कम है। तो बताओ इससे सिचुएशन क्या बन गई, यहाँ अगर A के प्रेजेंस में B आ गया तो जितना A उड़ने वाला था हवा बन के उससे ज्यादा उड़ जाएगा, क्योंकि वो डर जाएगा ना, उसको पसंद नहीं है, उसको B पसंद नहीं है, B का प्रेजेंस पसंद नहीं है मेरे को। यार यूजुअली होता है ना, जैसे आप मान लो एक क्लासरूम में बैठे हुए, एक क्लासरूम में एक ऐसा इंसान आके बैठ जाता है जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है, वो बैठे नहीं बैठे मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, ना आपको उससे फर्क पड़ रहा है ना उसको आपसे फर्क पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर क्लासरूम में एक ऐसा इंसान आके बैठ जाता है जो आपका बहुत जिगरी दोस्त है, तो आप क्लासरूम से कभी बाहर ही नहीं जाओगे। क्लासरूम से बाहर जाना मतलब वेपर बनना, हवा में उड़ जाना, ठीक है। हम जो अभी यहाँ पढ़ रहे थे ना, वेपर बन के ऊपर चला गया, ये देखो B ऊपर चला गया, A ऊपर चला गया। अगर A को B से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो A अपना वेपर प्रेशर बनाएगा, B अपना वेपर प्रेशर बनाएगा, आइडियल सोल्यूशन बनेगा। लेकिन अगर A ने B के साथ दोस्ती कर ली, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई वहां पे, तो ना A B को उड़ने देगा ना B A को उड़ने देगा, तो हम जितना वेपर प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे थे आना चाहिए था उससे कम आएगा। क्यों? क्योंकि A ने और B ने दोनों सोल्यूशन में रह गए, हवा बन के दोनों उड़ के ही नहीं आए।
और अगर मान लीजिए ए और बी में नफरत है तो ए भी उड़ेगा और बी भी, और उम्मीद से ज्यादा वेपर बनाएगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पर होगा नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो ये जो होता है ना सोल्यूशन, देखो यहाँ यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ऑफ ए, यानी जैसे जैसे इसका परसेंटेज बढ़ेगा वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का फॉर्मूला क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पार्शियल पी नॉट ऑफ बी। तो जैसे जैसे बी का परसेंटेज बढ़ेगा वैसे वैसे इसका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा। तो इसका जो ग्राफ आएगा, मुझे बताइए उसका ग्राफ कैसा आएगा। अब इस ग्राफ को समझना जरा, देखो यहाँ से स्टार्ट, ये दो ग्राफ है। हम यूजुअली ग्राफ कैसे पढ़ते हैं, ऐसे टाइप का एक्स और वाई पढ़ते हैं। तो सोचो एक ग्राफ ऐसा था और एक ग्राफ ऐसा था और दोनों को मिक्स कर दिया हमने। तो दोनों को मिक्स करने के बाद मेरे पास जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ध्यान से सुनना जरा इस चीज को, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, इस सोल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है। पहले उसका मोल फ्रैक्शन 0 होगा, जैसे जैसे उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ने लगेगा, मान लीजिए मोल फ्रैक्शन यहाँ से स्टार्ट, मोल फ्रैक्शन इसका 1 मान के चलते हैं, ठीक है। ये 0 नहीं लेते हैं, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यूजुअली हम इसको 0 कंसिडर करते हैं ना, अब 0 नहीं करेंगे, हम 1 कंसिडर, उल्टा ग्राफ को उल्टा कर देंगे। और जैसे जैसे यहाँ से पॉइंट दूर जाता जाएगा यहाँ ये 0 हो जाएगा, यानी यहाँ जाने के बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो गया, 0। उल्टा एक और ग्राफ बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लॉट करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 है। देखो यार एक सीधी सी बात है, अगर ए 100% प्रेजेंट है तो बी 0 होगा, अगर बी 100% प्रेजेंट है तो ए 0 होगा, है ना। अगर ये 50% है तो ये 50% होगा, ये 60% है तो ये 40% होगा। मतलब दोनों का जो रेशियो होगा कुल मिला के वो 100 आएगा, यानी 1 आएगा। लॉजिक समझ में आया। तो अगर ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ 0 हो गया है तो बी का 1 होगा, और अगर ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ 0.5 हो गया है तो बी का भी 0.5 होगा यहाँ पे। और बी का मोल फ्रैक्शन अगर यहाँ 0 हो गया है मतलब वहाँ 100% ए प्रेजेंट है। यहाँ तक लॉजिक समझ में आया। अब इस ग्राफ को समझना, मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों ने इस ग्राफ को इस तरीके से समझा नहीं होगा, बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया होगा। अब मुझे बताओ, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 100% प्रेजेंट है तो उसका वेपर प्रेशर तो बहुत हाई होगा। कितना होगा, जो ओरिजिनल वेपर प्रेशर, देखो यहाँ पढ़ रहे थे ना, अगर सिर्फ 100% ए प्रेजेंट था तो उसका वेपर प्रेशर कितना था, 10 था। 100% जब वो प्रेजेंट था, पी नॉट ऑफ ए था, तो इसका वेपर प्रेशर तो हाई होगा, मान लेते हैं पी नॉट ऑफ ए है। पर जैसे जैसे उसका परसेंटेज गिरने लगेगा वैसे वैसे लीनियरली उसका वेपर प्रेशर भी घटने लगेगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो ये क्या है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, क्योंकि ये आइडियल सोल्यूशन है। तो ए का परसेंटेज घटेगा तो उसका वेपर प्रेशर घटेगा, बी वाले को कोई लेना देना नहीं है उससे। और जैसे जैसे ए का परसेंटेज बढ़ेगा वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, बी को कोई लेना देना नहीं है। अब यही ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं बी के लिए, देखो अगर बी 100% प्रेजेंट है तो उसका वेपर प्रेशर हाई होगा। जैसे यहाँ पर ए का वेपर प्रेशर हम 10 मान के चलते हैं, ये 10 है, और यहाँ इसका वेपर प्रेशर पी नॉट का वैल्यू 8 मान के चलते हैं। देखो हमने ये लिखा ना 8, जब 100% बी है तब 8, जब 100% ए है तब 10। यहाँ तक लॉजिक समझ में आया। अब जैसे जैसे बी का परसेंटेज घटने लगेगा, उल्टा ग्राफ यहाँ आएगा, बी का परसेंटेज अगर घटने लगेगा तो उसका वेपर प्रेशर घटने लगेगा, उसका वेपर प्रेशर घटने लगेगा। जब 100% ए होगा तब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी 0 होगा, क्योंकि बी है ही नहीं, तो वे पार्शियल प्रेशर सिर्फ ए का होगा। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ 50-50 है, 50% ए प्रेजेंट है, 50% बी प्रेजेंट है। तो यहाँ अब हमको क्या करना पड़ेगा, मुझे बताइए ए की वजह से जब वो 50% है तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना हुआ, सर इतना हुआ, ये उसका पार्शियल प्रेशर हो गया, ये। और बी की वजह से जब वो 50% प्रेजेंट है तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना हुआ, ये हो गया इधर, ये देखो ये वाला, ये। अब इन दोनों को ऐड कर दो, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो अपना पॉइंट कहीं तो यहाँ निकल के आएगा। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की जाएगी, ये इसको मैं अलग कलर से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ एक लाइन ड्रॉ की जाएगी, जो लाइन हमको किसका वेपर प्रेशर बताएगी, टोटल वेपर प्रेशर बताएगी। देखो ये वाली व्हाइट लाइन को और येलो लाइन को जब ऐड कर दिया तब हमको ये वाला पॉइंट यहाँ मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ना, दिस ग्राफ इज फॉर आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर बढ़ेगा तब जब उसका परसेंटेज बढ़ेगा, बी का वेपर प्रेशर बढ़ेगा जब उसका परसेंटेज बढ़ेगा। ए को बी के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यही चीज को अगर मुझे यहाँ प्लॉट करना हो तो मुझे बताइए मेरे ग्राफ का नेचर कैसा। अब मैं एक्स ए एक्स बी यहाँ बार बार प्लॉट नहीं करूंगा। यहाँ मान लीजिए एक्स ए है, ठीक है, ये 1 है, और यहाँ से होते हुए वो 0 हो जा रहा है। यहाँ पर एक्स बी है, वो 1 है, और धीरे धीरे यहाँ होते हुए वो 0 हो जा रहा है, ठीक है। ये आपका पी नॉट ऑफ ए है, ये आपका पी नॉट ऑफ बी है, ठीक है। जब 100% ए होगा तब का वेपर प्रेशर, जब 100% बी होगा तब का वेपर प्रेशर। अब मुझे एक बात बताओ,
ए और बी में आपस में इतना अट्रैक्शन हो गया है कि मान लीजिए मैंने उनको 50-50 ऐड कर दिया, तो मेरी उम्मीद क्या है, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि ए का जो वेपर प्रेशर है वो इस तरीके से आइडियली ग्राफ फॉलो करना चाहिए, और जो बी का वेपर प्रेशर है वो इस तरीके से आइडियल ग्राफ फॉलो करना चाहिए, और जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा वो इस तरीके से आना चाहिए। बट सिंस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई है, जब आपने ए और बी को ऐड करना शुरू करोगे, जैसे ही आप ए का परसेंटेज घटाओगे और बी का परसेंटेज बढ़ाओगे, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। तो क्या ए उड़ पाएगा? नहीं। क्या बी उड़ पाएगा? नहीं। तो कोई भी रेशियो पे, मान लीजिए मैंने ये 30% लिया, ये मैंने 60% ले लिया और ये मैंने 40% ले लिया। अब मैं राउल्स लॉ लगा रहा हूँ, मैंने राउल्स लॉ लगाया और मुझे पता चला यार 60% ए होगा ना तो वेपर प्रेशर इतना होना चाहिए ए का, और मेरे 40% बी की वजह से वेपर प्रेशर इतना होना चाहिए बी का। लेकिन जब मैं सच में देखूंगा ना तो मुझे वेपर प्रेशर उम्मीद से कम मिलेगा। क्यों उम्मीद से कम मिलेगा? क्योंकि ना ए उड़ पा रहा है ना बी उड़ पा रहा है, दोनों यारी दोस्ती में फंस गए हैं यहाँ पे। और ये होता है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझ जाओ, यारी दोस्ती तब तक अच्छी होती है जब तक आइडियल सोल्यूशन की हो। जब वो ये वाला सोल्यूशन बना लेती है ना, ए बी को पकड़ के रख रहा है, बी ए को, ना तू पड़ेगा, दोनों डूबेंगे तो साथ डूबेंगे, ये वाली जब सिचुएशन डेवलप हो जाती है तो वो दोस्ती कंस्ट्रक्टिव नहीं है, डिस्ट्रक्टिव हो गई है, तब वो किसी फायदे की नहीं, किसी काम की नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, ए का वेपर प्रेशर हम जो उम्मीद कर रहे थे कि जैसे जैसे ए का मोल फ्रैक्शन घटेगा उसका वेपर प्रेशर लीनियरली घटना चाहिए, अब वहाँ वैसा नहीं होगा। यहाँ आप सोच रहे थे वेपर प्रेशर इतना होगा, ग्राफ इस तरीके का आएगा। व्हाट डज दिस ग्राफ मीन? कि इस परसेंटेज पे हम उम्मीद कर रहे थे, मान लीजिए ये 60% है, ये 60% ए का ग्राफ है, तो 60% ए पे वेपर प्रेशर इतना होना चाहिए था, लेकिन होगा इतना। ये देखो घट गया वेपर प्रेशर। क्यों घट गया है वेपर प्रेशर? यहाँ पे क्या रीजन है वेपर प्रेशर के घटने का? क्योंकि उसने बी को पकड़ के रखा हुआ या बी ने उसको पकड़ के रखा हुआ है। लॉजिक समझ में आया ना? सिमिलर सिचुएशन हो जाएगी आपकी बी के साथ। बी के साथ क्या होगा, ये येलो कलर की लाइन रिप्रेजेंट कर रही है उसका आइडियल ग्राफ, ठीक है, आइडियली जब उसका ए से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे जैसे तुम उसका परसेंटेज बढ़ाने लगोगे वो ए के साथ इंटरेक्ट करने लगेगा और उसका वेपर प्रेशर उम्मीद से कम मिलेगा मुझे। अगर इस परसेंटेज पे उसका वेपर प्रेशर इतना होना चाहिए था तो मुझे उम्मीद से कम मिल रहा है। देखो, तो टोटल वेपर प्रेशर भी तो असर पड़ेगा ना। हम टोटल वेपर प्रेशर को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टोटल वेपर प्रेशर इतना होना चाहिए जब भी कोई सोल्यूशन में, लेकिन जब हम ए का वेपर प्रेशर उम्मीद से कम आ रहा है, बी का उम्मीद से कम आ रहा है, तो टोटल वेपर प्रेशर भी क्या होगा, उम्मीद से कम आएगा। ये देखो उम्मीद से कम। इस ग्राफ को कहा जाता है नेगेटिव डेविएशन। क्या कहा जाता है? नेगेटिव डेविएशन। मतलब उम्मीद से कम वेपर प्रेशर आएगा सबका। और जब ए और बी का कम होगा तो टोटल वेपर प्रेशर भी तो कम ही होगा ना। मैं उम्मीद कर रहा था तुम 10 रुपए डालोगे और मैं भी 10 रुपए डालूंगा, तब जाके हम वड़ा पाव खाने जाएंगे। पता चला तुमने 8 ही रुपए डाला, मैंने भी 8 ही रुपए डाला, तो टोटल भी 18 ही होगा, 16 होगा। तो तुम्हारा भी परसेंटेज घटा, मेरा भी परसेंटेज घटा, तो टोटल भी तो घट जाएगा ना। समझ में आ रही है बात? तो हम जितना ए से उम्मीद कर रहे थे वेपर प्रेशर प्रोड्यूस करेगा, वो उतना वेपर प्रेशर प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये नेगेटिव डेविएशन हो गया है। लॉजिक समझ में आया ना? पॉजिटिव डेविएशन खुद ही बता दो, खुद समझ जाओगे। अब ए और बी में नफरत हो गई है, जैसे तुम्हारे और तुम्हारी दोस्ती में नफरत हो जाए तो फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा। तुम भी मेहनत करोगे, वो भी मेहनत करेगा। क्यों? एक दूसरे को फेल कर, मतलब मार्क्स एक दूसरे से ज्यादा लेके आना है। तो यहाँ क्या होगा, उम्मीद से ज्यादा प्रेशर मिलेगा। राउल्स लॉ के हिसाब से इतना प्रेशर होना चाहिए था, पर जब मैं एक्चुअली में जाके देखूंगा मुझे पता चलेगा राउल्स लॉ से हमने जितना उम्मीद रखी थी उससे कहीं ज्यादा वेपर प्रेशर मिलेगा। तो अगर ये ए का ग्राफ है और अगर ये बी का ग्राफ है इस तरीके से, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का ग्राफ है, तो मुझे, और ये टोटल वेपर प्रेशर का ग्राफ है, मैं कलर चेंज नहीं कर रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ क्या होगा, आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जैसे जैसे उसका परसेंटेज घटने लगेगा, या उल्टा पढ़ो, जैसे जैसे उसका परसेंटेज बढ़ने लगेगा ए का, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये ग्राफ फॉलो होगा, लेकिन नहीं, उम्मीद से ज़्यादा प्रेशर मिलेगा। ये देखो इतना प्रेशर होना चाहिए था, उम्मीद से ज़्यादा हो गया। और बी के साथ क्या होगा, बी का भी सेम ग्राफ बनेगा, बी का ग्राफ भी ऊपर की तरफ आएगा। ये देखो उम्मीद से ज़्यादा प्रेशर मिलेगा, उम्मीद से ज़्यादा। व्हाइट लाइन दिखाती है आइडियल प्रेशर, जो राउल्स लॉ के हिसाब से होना चाहिए था आइडियली, और ये येलो और रेड लाइन दिखाती है उम्मीद से ज़्यादा। तो टोटल प्रेशर भी तो उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा मिलेगा। ये देखो, तो इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं, इस टाइप के सोल्यूशन को कहते हैं, ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। लॉजिक समझ में आया यहाँ पे?
क्लियर हुआ? तो देखो अब आप मेरे नोट्स पे अगर आप जाओगे, नोट्स पे जाके चेक करना, आपको पता चलेगा मैंने यहाँ पे लिख के, देखो ये मैंने बनाया हुआ है आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। अब ये इनके एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ लिख दिए। अब एग्जांपल्स को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एग्जांपल्स आप नोट्स में से देख लेना, मैंने यहाँ पे हर किसी के 3-3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तीनों में से कोई भी एग्जाम्पल बाय हार्ट करके चले जाओ। आपको एग्जाम्पल्स वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे नहीं जाते, फिर भी देख लेना है। अब ये पॉजिटिव, नेगेटिव और आइडियल सोल्यूशन की खासियत क्या है? देखो मुझे एक बात बताओ, अगर दो सोल्यूशन को मैं मिक्स कर रहा हूँ, ये भी 5 ml है, ये भी 5 ml है, तो ऐड करने के बाद 10 ml ही बनेगा, क्योंकि ना तो वो अट्रैक्ट हो रहे हैं ना तो वो रिपेल हो रहे हैं। तो अगर मैं इसका 5 ml लेता हूँ और अगर मैं इसका 5 ml लेता हूँ तो टोटल मुझे कितना मिलेगा? 10 ml मिलेगा। मतलब ऐड करने से पहले की जो वॉल्यूम्स है, ऐड करने के बाद भी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया है, तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग का आंसर कितना होगा? 0। लेकिन इस केस में क्या होगा? अगर मैं इसका 5 ml लेता हूँ और अगर मैं इसका 5 ml लेता हूँ, मुझे वॉल्यूम जो मिलेगी मे भी हो सकता है 9.5 ml मिले, मे बी। हाँ, मैं नंबर्स के साथ खेलता हूँ तो वो जरूरी नहीं हमेशा वही, जस्ट समझाने के लिए नंबर यूज करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये 0.5 क्यों कम हो गई? क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो लोग ऐसे खड़े रहेंगे। क्योंकि यार तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे क्लासरूम में आएगा तो बगल वाले बेंच पे थोड़ी ना बैठेगा, तुम्हारे साथ आगे बैठेगा ना। हम उम्मीद कर रहे थे ये और भी दूरी बना के रखेंगे, तो 5 ml मिला के 10 ml होना चाहिए, पर जैसे ही दोनों को ऐड किया वॉल्यूम उम्मीद से कम हो गई। क्यों उम्मीद से कम हो गई? क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन हो गया। तो दिस इज 9.5 ml। सो यार ये तो 10 ml नहीं है, 0.5 कहाँ चली गई? अट्रैक्शन में चली गई। तो डेल्टा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग यहाँ पर क्या हो जाएगी? देखो मिक्स करने से पहले हम लोगों ने उम्मीद किया कि 10 ml होना चाहिए, आया कितना? 9.5 ml, यानी उम्मीद से कम। यानी इसको हम कहेंगे डेल्टा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग क्या होगी? नेगेटिव, यानी इट विल नॉट बी इक्वल टू 0 लिख सकते हो आप। लॉजिक समझा? यहाँ क्या होगा? यहाँ आपने 5 ml लिया, यहाँ आपने 5 ml लिया, हो सकता है वॉल्यूम आपकी 10.5 ml निकल के आए। 0.5 क्यों बढ़ गई? ए और बी दूर दूर जाके बैठ गए। आपका दुश्मन आके क्लास में बैठेगा तो ऑब्वियसली बगल वाली बेंच पे थोड़ी ना बैठेगा, दूर जाके बैठेगा, तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो 5 ml ऐड करोगे तो 10 ml तो नहीं बनेगी, क्योंकि सोल्यूशन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं दोनों। तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? अब ये 0.5 मैं ले रहा हूँ, जरूरी नहीं हमेशा 0.5, कुछ भी, मतलब वॉल्यूम 10 तो नहीं होगी, 10 से ज़्यादा होगी। यानी यहाँ पे डेल्टा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जो होगी वो भी यहाँ पे क्या होगी? विल नॉट बी इक्वल टू 0। यानी मिक्स करने से पहले 10 ml था, 5 और 5 10 होता है, मिक्स करने के बाद भी 10 ही होना चाहिए था, नहीं 10.5 हो। मतलब यहाँ पर आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, और यहाँ पर आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। पहली बात। दूसरी बात, जब इन दो सोल्यूशन को मिक्स करते हो तो कोई नया बॉन्ड बना नहीं है, कोई पुराना बॉन्ड, क्योंकि ए को बी से लेना देना नहीं है, बी को ए से लेना देना नहीं है, तो ना तो एनर्जी रिलीज होगी ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो यहाँ पर जो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग आएगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। यहाँ पर सिंस ए और बी को जब ऐड करोगे तो ए और बी के बीच में अट्रैक्शन बन गया है, और जब भी कहीं पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर जब तुम दो सोल्यूशन को मिक्स करोगे तो उसकी जो एंथैल्पी होगी डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग वो हमेशा नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का मतलब होता है एक्सोथर्मिक। क्या होता है? एक्सोथर्मिक, ये याद रखना। और पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? उल्टा। पॉजिटिव डेविएशन में तो बॉस वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं, रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, दे आर रिपेलिंग ईच अदर। तो यहाँ पर डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग यहाँ पर भी 0 होगी क्या? नहीं, कुछ तो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हुई होगी, वो 0 नहीं होगी, विल नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पर भी मैं नेगेटिव नहीं लिखता हूँ, मैं नॉट बी इक्वल टू 0 लिख देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर होगा। आपकी टेक्स्ट बुक में वही दिया हुआ है, नॉट बी इक्वल टू 0। 0 मतलब ना तो एनर्जी रिलीज हुई है ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। अब यहाँ अट्रैक्शन हुआ है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हुआ है तो एनर्जी पे तो फर्क पड़ेगा, और यहाँ रिपल्शन हुआ है तो एनर्जी पे तो फर्क पड़ेगा। आई होप लॉजिक समझ में आया। तो ये आइडियल, नॉन आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, इनको याद रखना। इनके ऊपर हो सकता है ग्राफिकल क्वेश्चन पूछे जा सके, न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, इसके ऊपर ग्राफिकल क्वेश्चन बन सकता है। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, इन सब के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनके एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। ये एग्जाम्पल्स आप नोट्स का PDF निकालोगे, डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप पे जाके वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक देखो, अगला हमारा टॉपिक होता है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नाउ व्हाट इज लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बेसिकली? देखो यार, कभी भी एक चीज याद रखना, मान लीजिए मेरे पास एक सोल्यूशन है, मेरे पास एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की जगह प्योर वाटर लेके चलते हैं। मान लीजिए मेरे पास प्योर वाटर, आई हैव H2O, और प्योर वाटर को मैंने कंटेनर में लिया हुआ है, सॉल्वेंट ही ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, ए ले लेते हैं। तो इसका अपना कुछ तो वेपर प्रेशर हुआ होगा। इसका मोल फ्रैक्शन कितना प्रेजेंट है यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन इसका 1 है, और यहाँ जो वेपर प्रेशर हुआ होगा उसको हम क्या लिखेंगे? P0 ऑफ ए लिखेंगे। अब मान लीजिए कंटेनर ले लेता हूँ मैं, और यहाँ मान लेते हैं वेपर प्रेशर कितना हो गया, मान लेते हैं 10 लेके चलते हैं, ठीक है, हम नंबर फिक्स रखते हैं, 10 और 8 से ही खेलेंगे, ठीक है। मान लीजिए अब मैं एक सोल्यूशन ले लेता हूँ, सोल्यूशन ले रहा हूँ मैं, सोल्यूशन,
सोल्यूशन का मतलब मैंने उसके अंदर ए भी लिया है और मैंने उसके अंदर बी भी लिया है। अब यहाँ जो ए का परसेंटेज है मान के चलता हूँ मैं 60% हो गया है और बी का जो परसेंटेज है वो 40% है यहाँ पे, मतलब ये परसेंटेज के टर्म्स में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा 0.6 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। पर प्रॉब्लम क्या है पता है, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूँ बी जो है ना, बी ये नॉन वॉलेटाइल है। बी क्या है, नॉन वॉलेटाइल। क्यों नॉन वॉलेटाइल, वो उड़ेगा नहीं, हम अज्यूम करके चल रहे हैं। अगर मान लीजिए ऐसा कोई सोल्यूशन है जिसमें आपका सल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो सिर्फ उड़ने का काम कौन करेगा, उड़ने का काम तो ए करेगा, वेपर प्रेशर सिर्फ ए का आएगा। अब बताओ वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना होगा, अब वो तो 60% प्रेजेंट है, अगर वो 100% होता तो 10 बना रहा था। अब बताइए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए यहाँ कितना होगा, तो दैट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय पी नॉट ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी तो 0 हो गया, वो तो उड़ ही नहीं रहा है, तो बताओ कितना आ जाएगा, ये है 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 10, आंसर निकल के आएगा 6। मतलब अब जो यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वो सोल्यूशन का ही वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो भले ही ए का है पर वो है तो सोल्यूशन का। या इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो ये ज़्यादा बेटर तरीका होगा बात करने का। टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अरे लेकिन बी का तो पार्शियल प्रेशर होता ही नहीं है, वो तो नॉन वॉलेटाइल है। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, उसका फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ऑफ ए, यहाँ पे 0 आ जाएगा। बोलो ये कितना हो गया, ये तो 0.6 हो गया, ये कितना था 10 था, यानी आंसर 6 आएगा। मतलब यहाँ अब जो आपका टोटल वेपर प्रेशर है वो कितना हो गया 6। देखो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुई कि नहीं हुई, क्यों वेपर प्रेशर कम हो गया, अरे वेपर प्रेशर तो कम होना ही था क्योंकि तुमने जब सल्यूट डाल दिया है, अगर तुमने सल्यूट डाल दिया और अगर वो नॉन वॉलेटाइल है तो ऑब्वियसली वो ए का वेपर प्रेशर कम होगा क्योंकि उसका परसेंटेज घट गया है। अब वो 100% नहीं है, बी अलग बात है कि बी उड़ नहीं रहा है पर ए का परसेंटेज तो घट गया है ना, तो उसका वेपर प्रेशर भी घट जाएगा। अब देखो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट। दूसरा साइंटिफिक तरीका मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। होता क्या है एक्चुअली कि जो आपका ये जो नॉन वोलेटाइल बी है ना, अब ये हर जगह प्रेजेंट होगा, ये सरफेस पे भी प्रेजेंट होगा, अंदर भी प्रेजेंट होगा। अब ये करेगा क्या कि ये जो बी है ना वो ए को उड़ने से रोकेगा, खुद तो उड़ेगा नहीं और ए को भी उड़ने से रोकेगा। यही रीजन होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन घट जाता है। क्यों, क्योंकि एक तो बी खुद उड़ नहीं रहा है। अच्छा अगर बी उड़ने वाला होता तो, अगर बी वॉलेटाइल होता तो, हाँ तो ये पढ़ा ना हमने 3 कंडीशन, यहाँ से ए भी उड़ रहा था और बी भी उड़ रहा था। अगर ए और बी दोनों उड़ने वाले होंगे तो या तो सोल्यूशन आइडियल होगा, या तो सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, या तो सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। लेकिन अगर बी उड़ने वाला नहीं है, बी अगर नॉन वॉलेटाइल है, तब क्या, तब सिर्फ अकेला ए उड़ेगा और उसका परसेंटेज उस केस में क्या हो जाएगा, सिंस उसका परसेंटेज कम है तो उसका कंट्रीब्यूशन भी कम होगा, तो टोटल वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो मुझे बताइए प्योर सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूशन पी नॉट हमेशा ज़्यादा होगा, और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो होगा, जिसको पी एस लिखें या पी टोटल लिख दें, जो भी लिख दो। अब कुछ कुछ बुक में पी टोटल लिखते हैं, या और मैं इसको पी एस लिख सकता हूँ, या मैं इसको सिर्फ पी भी लिख सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम सिर्फ पी लेके चलते हैं, टोटल भी हटा देते हैं। तो पी का जो वैल्यू होगा वो हमेशा कम होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सोल्यूशन। ये किसका वेपर प्रेशर है, सोल्यूशन का है। ये किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का। लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पे सल्यूट नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर सल्यूट वॉलेटाइल होगा तब ये वाली कंडीशन हम नहीं लगा सकते, क्योंकि उस केस में सोल्यूशन पॉजिटिव, नेगेटिव या आइडियल सोल्यूशन बन सकता है। उस केस में या तो वेपर प्रेशर उम्मीद से ज़्यादा हो सकता है, उम्मीद से कम हो सकता है, या तो आइडियल सोल्यूशन दिखा सकता है। एग्रीड। अच्छा अगर दोनों उड़ने वाले होंगे, यहाँ पे कोई एक उड़ने वाला है। अच्छा इससे मुझे बताओ वेपर प्रेशर में डिफरेंस कितने का आया, तो हम उसको लिखेंगे डेल्टा पी। डेल्टा पी कैसे लिखोगे, पी नॉट माइनस पी लिखोगे, है ना। इसको कहते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा मेरा एक सवाल है आप लोगों से, मान लीजिए कल को मेरे पास 3 रोटी थी, मैंने अपनी 3 रोटी में से किसी एक इंसान को 1 रोटी दे दी, तो मुझे बताओ मेरे पास कितनी रोटी बची। तो आप कहोगे सर सिंपल सा लॉजिक है, आपने ये वाली रोटी निकाल के किसी को तो दे दी, आपके पास तो 2 रोटी बची, तो कितने रोटी का चेंज आया, 1 रोटी का चेंज आया। आपको पता है यूनिवर्स में ऐसा नहीं होता, कभी भी केमिस्ट्री में या यूनिवर्स में कोई चेंज आता है तो किसी एक कॉर्नर पे नहीं आता, वो थ्रू आउट सब में से थोड़ा थोड़ा, उसको होमोजीनियस कहते हैं। अब अगर मैं कल को तुमसे पूछ रहा हूँ वेपर प्रेशर कितने से कम हुआ, तो आप बोलोगे सर जब वेपर प्रेशर 10 था
तो मुझे बताओ जब वेपर प्रेशर 10 था तो चेंज कितने का आया, 10 में कितने का चेंज आया, तो सर 10 से 6 हो गया ना, तो डेल्टा पी का तो वैल्यू 4 का है, क्योंकि 10 माइनस 6 आंसर तो 4 आता है, 4 का डिफरेंस आया। तो जब वेपर प्रेशर 10 था तो डिफरेंस कितने का आया, 4 का आया। व्हाट इज 10, 10 इज पी नॉट ऑफ ए, पी नॉट ऑफ ए, ठीक है, या पी नॉट लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पी नॉट लिख दो, पी नॉट ऑफ ए लिख दो। और अब ये 4 क्या है, ये डेल्टा पी है। तो जब वेपर प्रेशर 10 था तो डिफरेंस कितने का आया, 4 का आया। अगर मान लीजिए ये टोटल वेपर प्रेशर पी नॉट ऑफ ए अगर 1 होता, तो अगर टोटल वेपर प्रेशर अगर 1 होता तब बताइए कितने का चेंज आएगा। अभी टोटल, अभी देखिए फॉर एग्जांपल है, समझो सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अभी ए का वेपर प्रेशर 10 है, सॉल्वेंट ऐड कर, सल्यूट ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर 6 हो गया, कितने का डिफरेंस आया, 4 का। अगर ये 10 की जगह पी नॉट ऑफ ए का वैल्यू 1 होगा तो मुझे बताओ कितने का चेंज आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है 0.4 का आएगा क्योंकि 10 में अगर 4 का डिफरेंस आ रहा है तो एक में कितने का आएगा, 0.4 का, तो इसका वेपर प्रेशर 0.6 हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया, लॉजिक समझ में आया। तो यहाँ हम लोग एक टर्म यूज करते हैं जिसको कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। व्हाट इज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर, देखो टोटल चेंज कितने का आया, 4 का, दिस इज ओनली लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम लोग कहते हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पर 1 में कितने का चेंज आया, 1 वेपर प्रेशर में कितने का चेंज आया, उसको कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हाउ डू यू राइट रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बताओ कैसे लिखोगे, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो ये होगा 4 डिवाइडेड बाय 10, एग्रीड। व्हाट इज 4, 4 इज डेल्टा पी, व्हाट इज 10, 10 इज पी नॉट, हो गया फॉर्मूला। तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट, क्या होता है, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट। ये फॉर्मूला याद रखना, इसको रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं और डेल्टा पी को सिर्फ लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। अच्छा, अब यहीं से एक सवाल उठता है, पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। व्हाट इज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी नॉट। हम मैथमेटिक्स जब करते हैं, थ्योरी में आप पढ़ोगे, व्हाट इज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। मतलब जितना सल्यूट का परसेंटेज बढ़ने लगेगा उतना वेपर प्रेशर ए का कम होने लगेगा। भाई सही बात है ना, अगर बी का परसेंटेज बढ़ेगा तो ए का परसेंटेज घटेगा, अगर ए का परसेंटेज घटेगा तो उसका कंट्रीब्यूशन घटेगा, उसका पार्शियल प्रेशर घटेगा, अगर उसका पार्शियल प्रेशर घटेगा तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर घटेगा, अगर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर घटेगा तो डिफरेंस बढ़ जाएगा, डेल्टा पी का वैल्यू बढ़ जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे 40-60-40 लिया, मान लो बी का वैल्यू अगर 20% होता या 40 की जगह 80% बी प्रेजेंट होता, बी 80% होता और ए अगर सिर्फ 20% होता तो ए का परसेंटेज भी यहाँ घट जाएगा। तो आंसर क्या 6 आता, क्या नहीं, फिर आंसर कितना आता, बोलो कितना आता, आई थिंक सो आंसर बहुत कम होता, 80% मल्टीप्लाइड बाय 10 करना पड़ता, 20% मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी सिर्फ 2 होता। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे बी का परसेंटेज बढ़ने लगेगा ए का परसेंटेज घटने लगेगा, अगर ए का परसेंटेज घट गया तो ऊपर का वेपर प्रेशर घट जाएगा और जितना सोल्यूशन का वेपर प्रेशर घटेगा तो डिफरेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ वेपर प्रेशर 10 है, सल्यूट बढ़ता गया, सल्यूट बढ़ता गया, सल्यूट बढ़ेगा, सॉल्वेंट को उड़ने ही नहीं देगा, बोलेगा जा ही मत ऊपर। अगर तू ऊपर ही नहीं जाएगा, सॉल्वेंट अगर ऊपर ही नहीं जाएगा तो वेपर प्रेशर यहाँ कम होने लगेगा, तो देखो डिफरेंस कितना बढ़ने लगेगा। तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। हाउ डू यू राइट मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, N2 अपॉन N2 प्लस N1। अब दिक्कत वाली बात क्या है, हम जितनी भी सोल्यूशंस एंड क्वालिटेटिव पढ़ते हैं ये हम डाइल्यूट सोल्यूशंस के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं, ये सब डाइल्यूट सोल्यूशंस के लिए होती है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन जो होता है ना, डाइल्यूट सोल्यूशन जो होता है उसमें सल्यूट बहुत कम होता है और सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इज मच 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 लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा ये मॉडिफाई हो जाएगा और हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन, अब N2 प्लस N1 में N2 बहुत छोटा है तो ऐड भी कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला N1 पे, N2 बाई N1 हो जाएगा। हाउ डू यू राइट N2, वेट अपॉन मोलार वेट। हाउ डू यू राइट N1, वेट अपॉन मोलार वेट। रीअरेंज कर लो इसको तो ये हो जाएगा WM अपॉन MW, 2-1-2-1। आया लॉजिक समझ में। तो ये फॉर्मूला रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। याद रखना, मैंने थोड़ी थियोरी भी पढ़ा दी कि कैसे आया,
थोड़ा डिटेल में भी समझा दिया। आइडियली क्रैश कोर्स वन शॉट रिवीजन में ये सब नहीं करवाना होता है, पर मैंने आपको करवा दिया, याद रख लेना। तो हमारा पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो गया, नोट्स में जाके चेक कर लेना, आपको मिलेगा लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का हमेशा सोल्यूशन से ज़्यादा होता है, दिस इज लोवरिंग, दिस इज रिलेटिव लोवरिंग। फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है, ये देखो फॉर्मूला मैंने बना दिया है, आराम से चेक कर लेना, इतने फॉर्मूले में खत्म हो जाती है कहानी। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हुई। अब आते हैं सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिनको याद रखना। नंबर 1 जिसको हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरी होती है जिसको कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर कल को मैं आपसे कहता हूं मेरे पास एक कंटेनर है, पहले तो समझो, जरा समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें सिर्फ प्योर वाटर प्रेजेंट है और मैं चाहता हूं कि ये बॉईल हो जाए। बॉइलिंग का मतलब समझते हो क्या होता है? देखो यहाँ ऑलरेडी उसका कुछ तो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, हम उसको 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा है। मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे उसका वेपर प्रेशर जो अंदर है वो 0.6 एटमॉस्फेयर का है, 0.6 एटमॉस्फेयर है। अब मैं इसको हीट करना शुरू करूंगा, मैं इतना हीट करूंगा कि जब अंदर का वेपर प्रेशर बाहर भी तो एक प्रेशर लगा हुआ है ना, ये कौन सा प्रेशर है, इसको कौन सा प्रेशर कहते हैं? इसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। और सोल्यूशन का प्रेशर अंदर कितना है? अंदर तो 0.6 है। तो मैं इसको हीट करूंगा तो ये वेपर बनने लगेगा। जब अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, यानी जब ये 0.6 से 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, उस समय जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लॉजिक समझ में आया? क्या कहते हैं उसको? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यहां तक का लॉजिक क्लियर हुआ? अब एक काम करते हैं, ये पहले बॉइलिंग पॉइंट को ही समझ लेते हैं अच्छे से। बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया? अब मैं दूसरा कंटेनर लेता हूं और इस कंटेनर को भी 25 डिग्री सेल्सियस पे लेता हूं और मैं इसके अंदर पानी लेता हूं, लेकिन पानी के अंदर मैं डाल देता हूं एक नॉन वॉलेटाइल सल्यूट, मतलब वो भी उड़ने वाला नहीं है, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट। ये कौन है? ये नॉन वॉलेटाइल है। अब मुझे बताओ यहाँ जो वेपर प्रेशर बना होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे, क्या वो अभी भी 0.6 होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अब बी आ गया है, वो ए को उड़ने नहीं देगा। पहले सिर्फ ए प्रेजेंट था तो वो उड़ गया था, उसने 0.6 का एटमॉस्फेयर प्रेशर बना लिया था। अब ये हो जाएगा 0.4 एटमॉस्फेयर मान लेते हैं, 0.2 का डिफरेंस दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये भी 25 डिग्री पे है, ये भी 25 डिग्री पे, लेकिन देखो दोनों का तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये पी नॉट ऑफ ए है, ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है। और हमने पढ़ा है वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हमेशा प्योर वेपर प्रेशर से कम होता है। प्रूफ्ड? हेंस प्रूफ। ठीक, अब आगे बढ़ते। अब मैं चाहता हूं इसको भी तुम हीट करो, और हीट कर करके इतना हीट करो कि इसके अंदर भी, सोल्यूशन के अंदर भी जो वेपर प्रेशर यहाँ होगा वो 1 एटमॉस्फेयर हो जाना चाहिए। अब मेरा लॉजिक है, तुम तो यहाँ तुमने जब सिर्फ पानी था 0.6 से 1 एटमॉस्फेयर जाना था, तो ज़्यादा हीट लगेगी क्या? नहीं, हो सकता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच के बॉईल हो जाए। तो प्योर वाटर तो 100 डिग्री पे बॉईल हो गया, क्योंकि 0.6 से 1 एटमॉस्फेयर जाना था। क्या ये 100 डिग्री पे बॉईल होगा? नहीं, क्योंकि अब 0.4 से 1 एटमॉस्फेयर पे जाना है। अब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि सल्यूट पानी को उड़ने नहीं देगा। तो जब सल्यूट पानी को उड़ने नहीं देगा तो यहाँ जो मेरे को टेम्परेचर लगेगा वो कितना लगेगा? 100 से तो ज़्यादा लगेगा, मान के चलते हैं 101 डिग्री सेल्सियस लगेगा। छोटा नंबर लेके चलते हैं, या चलो 102 डिग्री लेके चलते हैं, 2 डिग्री का डिफरेंस आया। तो ये जो था वो सिर्फ प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था, इसको हम लोग लिखेंगे टी नॉट, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब सोल्यूशन। अब सोल्यूशन की वजह से हुआ क्या? ये सॉल्वेंट की वजह से हुआ क्या बताओ? सॉल्वेंट की वजह से सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, अंदर का 0.4 हो गया। अब वेपर प्रेशर कम हो गया, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो इनडायरेक्टली बॉइलिंग पॉइंट को हमने किससे रिलेट कर दिया? वेपर प्रेशर से रिलेट कर दिया। तो इसके वेपर प्रेशर को हम टी कहेंगे। अब ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ये देखो, इसका ग्राफ आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा। यहाँ मान लेते हैं प्रेशर है, दिस इज 1 एटमॉस्फेयर, और यहाँ टेम्परेचर है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर मैं देखूँ तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था? 0.6 था, ये यहाँ था, मान लेते हैं 0.6 था। और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना था? यहाँ था।
मान लेते हैं ये इतना था, ये कितना था 0.4 था, तो जो ये डिफरेंस आया इसको हम कहते हैं डेल्टा पी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। समझा? अब मैं 0.46 को हीट करूंगा और मैं उसको हीट करूंगा, जब वो 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, तब मैं कहूंगा देखो पानी बॉईल करने लग गया, और ये जो आपका टेम्परेचर होगा इसको हम टी नॉट लिख देंगे। नॉट का मतलब प्योर वाटर का। अब सोल्यूशन को जब बॉईल करोगे तो टाइम लगेगा उसको, वो इतने इजीली 1 एटमॉस्फेयर पे नहीं पहुंचेगा, उसको 1 एटमॉस्फेयर पे पहुंचने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आया कि नहीं आया, इसको हम कहेंगे डेल्टा टी बी। तो हाउ डू यू राइट डेल्टा टी बी? डेल्टा टी बी सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो टी माइनस टी नॉट, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लॉजिक समझ में आया? अब बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्यों आया? क्योंकि वेपर प्रेशर में डिप्रेशन आया, वेपर प्रेशर कम हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ सॉल्यूट की वजह से, इसीलिए सोल्यूशन को मेहनत करना पड़ेगा अब 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंचने के लिए। लॉजिक क्लियर है यहाँ पे? श्योर? पक्का समझ में आया? ठीक है। अब ये जो डेल्टा टीबी है, कितना बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आएगा, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, ये डिपेंड करेगा कि सोल्यूट कितना प्रेजेंट है। अब जैसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हमने कॉन्सेंट्रेशन क्या यूज किया, मोल फ्रैक्शन यूज किया, है ना। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना होगा, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड। मोल फ्रैक्शन मतलब इनडायरेक्टली सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूट का परसेंटेज। अब यहाँ हम सोल्यूट का परसेंटेज नहीं लेंगे, तो वहाँ सोल्यूट का परसेंटेज लिया क्योंकि वहाँ पे पार्शियल प्रेशर इन्वॉल्व था, और राउल्स लॉ इन्वॉल्व था, इसलिए मोल फ्रैक्शन लिया। यहाँ पे प्रेशर वेशर से लेना देना नहीं है अपने को, यहाँ हमको सिर्फ बताओ सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, और सोल्यूट कितना प्रेजेंट है इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं मोलैलिटी में। तो जितना मेरा सोल्यूट का मोलैलिटी बढ़ेगा, उसका परसेंटेज, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा वेपर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होने लगेगा, और उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आएगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। हाउ डू यू राइट मोलैलिटी? एम। तो डेल्टा टी बी will be equal to Kb into molality. What is this Kb? Constant. क्या कहते हैं इस Kb वाले constant को? Anybody who knows this? इसको कहा जाता है मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको दूसरा नाम होता है इब्यूलियोस्कोपिक। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो इग्नोर करना। इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। लॉजिक समझ में आया? हाउ डू यू राइट मोलैलिटी? मोलैलिटी का फॉर्मूला पता है? हाँ पता है। डेल्टा टीबी विल बी Kb multiplied by weight of solute divided by molar mass of solute multiplied by 1000 divided by weight of solvent, और ये ग्राम्स में होना चाहिए सब कुछ। ये सब कुछ किस में होना चाहिए? वेट, मोलार वेट, सब कुछ ग्राम्स में होना चाहिए। तो डेल्टा टीबी का ये फॉर्मूला याद रख लो, इसके ऊपर क्वेश्चन बने हैं और बनेंगे, आएगा। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए जो सेकंड टॉपिक है हमारा, उसको कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं लूँगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हुआ, जैसे जैसे सोल्यूट का क्वांटिटी बढ़ने लगेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका सॉल्वेंट का हद से ज़्यादा हो जाएगा, यानी जो उसका प्योर बॉइलिंग पॉइंट था उससे ज़्यादा होने लगेगा। सिमिलरली उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। जैसे अगर मैं इनकेस करूँ वाटर की, मुझे पता है वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का। और वाटर जो होता है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, ये इसका टी नॉट है बॉइलिंग, और ये टी नॉट है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, 100 और 0 के बीच में। अब जब भी आप उस प्योर वाटर में कोई सल्यूट ऐड कर दोगे, नॉन वॉलेटाइल ना, वो नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, वो खुद उड़ने वाला नहीं होना चाहिए, वो नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो 100 से ऊपर चला जाएगा, उसको आप कहोगे टी, और इस डिफरेंस को कहा जाता है डेल्टा टी बी। सिमिलरली अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट की बात करोगे तो अब वो 0 डिग्री पे फ्रीज नहीं होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से नीचे चला जाएगा, जिसको आप लिखते हो सिर्फ टी, और इस डिफरेंस को, या इसको सिर्फ टी एफ लिखते हो, इसको सिर्फ टी बी लिखते हो, इसको कहा जाएगा डेल्टा टी एफ। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, यानी प्योर वाटर अगर 0 पे बर्फ बन जाता है तो उस पानी में अगर नमक डाला हुआ होगा तो वो 0 डिग्री पे बर्फ नहीं बनेगा, वो 0 से नीचे बर्फ बनेगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होता चला जाता है, 0 से नीचे चला जाता है, नेगेटिव में चला जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट 100 से ऊपर चला जाता है। तो डेल्टा टीबी को आपने कैसे लिख दिया था? आपने लिख दिया था Kb मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। तो डेल्टा टीएफ को भी कैसे लिखोगे? इसमें Kf आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी आ जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा। लॉजिक समझ में आया? अब Kb को हमने वहीं रखा था,
मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या आ गया था, वेट अपॉन मोलार वेट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय W1। तो इसमें भी वही हो जाएगा फॉर्मूला, KF को आप वहीं पे रखो, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय W1, यानी कितना सल्यूट आपने ऐड किया है, उसका मोलार मास कितना है और सॉल्वेंट का वजन कितना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर KB को हम लोग क्या कहते थे, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहा जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये चीज याद रखना। अब ये नाम क्यों कहाँ से आया फिलहाल अभी वन शॉट में मैं नहीं बताऊंगा, आपको भी आ जाना पढ़ेंगे। क्रायोस्कोपिक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, जितने भी रॉकेट्स वगैरह जाते हैं उसमें क्रायोस्कोपिक टेक्निक का बहुत यूज किया जाता है। ठीक है, इसको हमने क्या पढ़ा, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि वो एलिवेशन की बात कर रहा था, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको हमने क्या कहा, बॉइलिंग पॉइंट जब पढ़ेगा तो इसको हम क्या कहते थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और अगर फ्रीजिंग पॉइंट जब कम हो रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जैसे जैसे सल्यूट ऐड करोगे, जैसे जैसे सल्यूट का मोलैलिटी बढ़ेगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट घटने लग जाता है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर आपको नोट करने वाली है वो ये है, आप डेल्टा TB कैसे लिखोगे, हाइयर माइनस लोअर, यानी TB माइनस T0B। और डेल्टा TF कैसे लिखोगे आप, अब बताओ। तो हाइयर कौन है, पानी का, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा T0F माइनस TF। ये देखो नॉट की वैल्यूज चेंज हो गई हैं, इस फॉर्मूले को याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम पूछोगे जेई में क्या अलग आता है, तो जेई में जो ये KB है ना, KB, इसकी वैल्यूज भी हम डिस्कस करते हैं। उसमें फिर आपके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ जाता है, तो वो सब कॉन्सेप्ट इसके अंदर घुस जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग आ जाता है, वो सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर घुस जाता है। तो KB और KF का ये जो वैल्यू है, KB क्या है, उसकी कुछ तो वैल्यू होगी, उसका कुछ तो फॉर्मूला होगा, वो फिर हम जेई में डिस्कस करते हैं। वो यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे CD में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन CD में आई नहीं है आज तक जो हम इसको डिस्कस करें। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आया, दोनों को एक साथ समझा दिया। अब इस चीज़ को याद रखना। अब आते हैं लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे, जो आपकी लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, जिसको कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं ऑस्मोटिक लिख देता हूँ, ऑस्मोटिक प्रेशर। बेसिकली ऑस्मोसिस होता क्या, देखो अगर मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, इस तरीके से दो कंटेनर है, यहाँ भी एक पिस्टन लगा के रखते हैं, यहाँ भी एक पिस्टन लगा के रखते हैं, और यहाँ ना एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल देते हैं। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बेसिकली होती क्या है, ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो बहुत ही सिलेक्टिव होती है। व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्टिव, ये सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को आर पार जाने देगी। क्या करेगी, अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो ऐसी हम मेम्ब्रेन बनाते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ लेके रखते हैं प्योर वाटर, यहाँ लेके रखते हैं प्योर वाटर, और यहाँ लेके, चलो प्योर वाटर भी नहीं लेके रखते, यहाँ लेके रखते हैं आपके पास सॉल्ट है और पानी है। सॉल्ट का मान लेते हैं सिर्फ 1 मोल प्रेजेंट है, और पानी आपके पास 1 लीटर प्रेजेंट है। यहाँ भी आपके पास सॉल्ट है और यहाँ पर भी आपके पास पानी प्रेजेंट है, पर यहाँ सॉल्ट का 3 मोल प्रेजेंट है और यहाँ 1 लीटर प्रेजेंट है। अब जरा ध्यान से सुनना जो मैं समझाने वाला हूँ। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर, यानी ये 1 मोलार सोल्यूशन है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मोल इन 1 लीटर, मतलब ये कितना है, 3 मोलार सोल्यूशन है। तो अब मुझे सोच समझ के आंसर देना बॉस, मुझे बताओ सल्यूट कहाँ ज़्यादा है सल्यूट यहाँ ज़्यादा है, यहाँ सल्यूट ज़्यादा है, यानी ये जो सोल्यूशन है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला है। ये कौन सा वाला है, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला सोल्यूशन है सल्यूट के टर्म्स में। और ये वाला जो सोल्यूशन है वो लो कॉन्सेंट्रेशन वाला है। ये क्या है, ये लो कॉन्सेंट्रेशन वाला है। इसके कॉन्सेंट्रेशन को C1 कह देते हैं, इसके कॉन्सेंट्रेशन को C2 कह देते हैं। ठीक है, 1 मोलार 3 मोलार। अब होता क्या है, जब ऐसे दो सोल्यूशंस को तुम आपस में लाके कनेक्ट कर देते हो, तो जिस सोल्यूशन में सल्यूट ज़्यादा है, यानी जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ की तरफ पानी चलना स्टार्ट हो जाता है।
यहाँ एक अब इसको मैं थर्मोडायनामिक्स की अलग एडवांस लेवल पे तो हम बहुत कुछ सिखाते हैं यहाँ पे, केमिकल पोटेंशियल सिखा देते हैं, बहुत कुछ मैं बीएससी एमएससी के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो इसमें बहुत कुछ सिखा सकता हूँ मैं आपको, पर सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा 12वीं के लेवल पे, वो भी सीईटी लेवल पे, कि यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, सल्यूट कम है। यहाँ सल्यूट बहुत ज़्यादा है, पानी कम है। तो पानी है ना, वहाँ के पानी से मदद मांगता है, देखो मैं बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका हूँ, तुम यहाँ आ जाओ, तो सॉल्वेंट यहाँ से वहाँ माइग्रेट करना स्टार्ट करता है। अब अगर सॉल्वेंट यहाँ से वहाँ माइग्रेट करेगा मतलब सॉल्वेंट के ऊपर एक प्रेशर आ रहा है, तभी तो पानी, यहाँ का पानी वहाँ जा रहा है ना, यहाँ का पानी वहाँ जा रहा है, तो ये वाला पिस्टन नीचे आने लगेगा, ये वाला पिस्टन ऊपर चलने लगेगा। अब सिंपल भाषा में ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, देखो जब ये पानी यहाँ से वहाँ जाएगा तो एक प्रेशर के साथ जाएगा मेम्ब्रेन के अंदर से, उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं, उस फिनोमिनन को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, जब एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पानी मेम्ब्रेन के थ्रू जाने लगता है। अब मैं चाहता हूं कि ये ऑस्मोसिस ना हो, मैं चाहता हूं कि ये ऑस्मोसिस ना हो, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर एक प्रेशर लगाऊंगा। अब ये पिस्टन ऊपर ही नहीं उठेगा तो क्या ये पानी वहां आ पाएगा, नहीं। यहाँ जो मैं प्रेशर लगाऊंगा ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, उस प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको पाई के साथ रिलेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इनडायरेक्टली क्या, अगर मैं कहता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत हाई है, बहुत हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, मतलब क्या हुआ, यहाँ का पानी बहुत स्पीड में वहाँ आना चाहता है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ नमक बहुत ज़्यादा है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर इनडायरेक्टली इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अगर ये 3 मोलार की जगह 5 मोलार होता तो बाबा फिर तो पानी बहुत स्पीड में आता। 10 मोलार होता तो 10 मोल्स इन 1 लीटर होता तो फिर तो पानी बहुत ही स्पीड में निकल के आता है यहाँ पे। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इस सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो कहना इसे पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। एग्री करते हो? अच्छा दूसरी बात, अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पानी एक्सपांड होता है, एक्सपांड होगा तो और स्पीड में भागने लगेगा। मतलब कहना इसे पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब दोनों को रिलेट कर दो तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओ तो पाई विल बी आर, मैं सी को पहले लिख देता हूँ सी आर टी। ये जो आर आया ना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। इस इक्वेशन को हम लोग पाई का फॉर्म, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या था, कॉन्सेंट्रेशन क्या था, इसका कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ऑस्मोसिस उसकी तरफ हो रहा है ना, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो, जिस तरफ ऑस्मोसिस होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन मायने रखता है, जहां से हो रहा है वहां मायने नहीं रखता है। यहाँ इसका कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतने स्पीड में पानी उस डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया क्या? व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और ये हो जाएगा आर टी। तो पाई विल बी इक्वल टू N2 अपॉन वी आर टी। तो कहना इसे पाई इंटू वी इज इक्वल टू N2 आर टी। अरे तो पी वी इक्वल्स टू NRT का फॉर्मूला बन गया। लॉजिक समझ में आया? तो ये फॉर्मूला भी याद रख लेना, इस फॉर्मूले के बेसिस पे भी क्वेश्चन बनेंगे, आएंगे। एंड दिस इज योर लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया? बाकी थ्योरी तो आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ी होगी। अब आते हैं अगले टॉपिक पे जो कि किसी को नहीं समझता। मतलब मैं ये एरोगेंसली नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इतने, मच्छर बहुत काट रहे हैं, मैं रात को शूट कर रहा हूँ ना, बहुत मच्छर है, जिसको हम लोग कहते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर, ये वेंट हॉफ फैक्टर समझने से पहले दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखो एक चीज़ बड़ी क्लियर है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स मतलब सर समझ में नहीं आया भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता है सल्यूट गोरा है, काला है, पतला है, मोटा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मुझे सिर्फ इतना फर्क पड़ता है सल्यूट कितना प्रेजेंट है। एग्जाम्पल बताऊं, देखो अगर मान लीजिए मैं एक कंटेनर लेता हूं, ध्यान से सुनना अब इस चीज़ को, ये जेई लेवल पे सिखा रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए उसमें प्योर वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर। अब मुझे बताओ प्योर वाटर कितने पे बॉईल होता है? सर प्योर वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। अब मैं इसमें ना दो चीज़ें डालने वाला हूँ। एक तरफ मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ 1 मोल C6H12O6 ग्लूकोस, और मैं इसके अंदर डालने वाला हूँ 1 मोल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब होता क्या है पता है, जब 1 मोल C6H12O6 अंदर डालूंगा तो C6H12O6 की प्रॉब्लम क्या है पता है, ये जो मॉलिक्यूल आप देख रहे हो ना, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये पानी में जाएगा जरूर, डिसॉल्व हो जाएगा, टूटेगा नहीं। तो अगर तुमने 1 मोल डाला है तो वो 1 मोल ही रहेगा। तो
तो पानी में जाने के बाद भी ये 1 मोल C6H12O6 ही रहेगा। लॉजिक समझ में आया? तो मैंने क्या किया, जब मैंने 1 मोल C6H12O6 अंदर डाला तो मैंने नोटिस किया बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ऑब्वियसली बढ़ेगा, सल्यूट ऐड कर रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा ना। तो 100 डिग्री की जगह बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के हो गया 102 डिग्री सेल्सियस। लॉजिक समझ में आया? ठीक है। अब मैंने दूसरी तरफ क्या डाला, दूसरी तरफ मैंने डाला है क्या, AlCl3। अब वो भी कितना डाला है, वो भी मैंने 1 मोल डाला है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैं लॉजिक लगा रहा हूँ कि जब 1 मोल C6H12O6 ने बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज लाया वो कितने का चेंज लाया, 2 डिग्री का, 2 डिग्री सेल्सियस का, क्योंकि 1 मोल C6H12O6 पानी में गया और वो 1 मोल ही रहा, वो टूटा, वो कुछ नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही रहा, सिर्फ डिसॉल्व हो गया। पर जब AlCl3 पानी में जाएगा तो वो 1 एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करेगा और 3 क्लोराइड आयंस प्रोड्यूस करेगा। मतलब टोटल कितने मोल प्रोड्यूस करेगा, कुल मिलाकर वो 4 मोल्स प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि 1 मोल एल्यूमिनियम का प्रोड्यूस करेगा और 3 मोल वो प्रोड्यूस करेगा क्लोराइड का। हाँ, तो अब तो प्रॉब्लम है। अब तुम उम्मीद कर रहे थे कि तुम्हारा पानी बॉयल कितने पे होना चाहिए, 102 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि तुमने वो C6H12O6 को होते हुए देखा, उसका 1 मोल को होते हुए देखा। लेकिन यहाँ जब तुम देखोगे, ध्यान से सुनना, अब यहीं पे वेंटो फैक्टर समझ जाएगा आपको, वेंटो फैक्टर क्या होता है। जेई के बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इस चीज को देख के। यहाँ पे 2 डिग्री का चेंज आया है ना, यहाँ अब जो मेरा वाटर बॉयल होगा वो 108 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा। अब तुम बोलोगे सर ये 108 कैसे निकाला, बड़ा सिंपल है। जब 1 मोल C6, जब देखो कौन है वो मेरे को लेना देना नहीं है, ठीक है कितना वो 1 मोल है, वो 1 मोल सल्यूट है, वो C6H12O6 है, वो एल्यूमिनियम है, वो क्लोराइड है, मेरे को लेना देना नहीं है कौन है, मेरे को लेना देना है कितना है। तो 1 मोल डाला, वो 1 मोल ही रहा। तो 1 मोल जब वो प्रेजेंट था तो उसने कितने का चेंज लाया, 2 डिग्री का लाया। तुमने AlCl3 डाला भले ही 1 मोल है, और उसने अंदर जाके कितने मोल्स प्रोड्यूस कर दिए हैं, उसने अंदर जाके 4 मोल्स प्रोड्यूस कर दिए हैं। तो 1 मोल की वजह से अगर 2 डिग्री का चेंज आता है तो 4 मोल्स की वजह से कितने का चेंज आएगा, 8 डिग्री का। तो यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। एंड दिस 4, ध्यान से सुनना, कितने का चेंज आया, 4 गुना का चेंज आया। तो हम कहेंगे AlCl3 का वेंट हॉफ फैक्टर 4 है। क्यों, क्योंकि AlCl3 क्या है, AlCl3 एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर I का मतलब होता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां मुझे बताओ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितनी थी, कितने का चेंज आया, 8 डिग्री का। तो ये तो 8 डिग्री हो गई। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट ने कितने का चेंज ला के दिया, 2 डिग्री का चेंज। दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये इसने तो 2 डिग्री का ला के दिया। तो बताओ वेंटो फैक्टर कितना हो गया, 4 का हो गया। अब ये 4 तो मुझे देख के भी समझ में आ रहा था कि 4 का डिफरेंस आएगा। पर ये 4 का डिफरेंस कब आएगा, जब 100% 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिसोसिएट हुआ होगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए 1 मोल AlCl3 लिया और 1 मोल टूटा ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम है, फिर हमको ये देखना पड़ेगा कितना टूटा है, फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और वही आपका लास्ट वाला डेरिवेशन है, अगर आपने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में देखा होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखो इसको मैं समझाता हूँ। अगर कल को मैं कहता हूँ मेरे पास AlCl3 है, मुझे पता है वो क्या देने वाला है, वो एल्यूमिनियम 3+ देने वाला है और 3 टाइम्स Cl-1 देने वाला है। अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूँ और मैं कहता हूँ 100% टूट जाएगा, पहले तो ये 0 हुआ होगा और ये 0 हुआ होगा। अगर ये 100% टूट रहा है, मतलब अल्फा का वैल्यू अगर 1 है, अगर अल्फा का वैल्यू 1 है, तो ये कितना आएगा, ये 1 मोल आएगा, और ये कितना आएगा, ये 3 मोल्स आएगा, और पीछे कितना रह जाएगा, पीछे 0 मोल्स रह जाएगा। तो सोल्यूशन में कितने मोल्स मिलेंगे आपको, सोल्यूशन में आपको 4 मोल्स मिलेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि AlCl3 है मेरे पास, वो मुझे देने वाला है एल्यूमिनियम 3+ प्लस 3 टाइम्स Cl-1, मैंने उसका 1 मोल लिया, ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग में ये 0 और ये 0 हुआ होगा, 1 मोल पूरा नहीं टूट रहा है, इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग और वीक आपने पढ़ा है। मैं कहता हूँ अल्फा का वैल्यू इज ओनली 0.6, पूरा टूटा ही नहीं है वो 1 मोल। तो ये कितना आया, ये कितना आया होगा बोलो, ये हो जाएगा 0.6 मोल।
ये कितना आया होगा 3 इंटू 0.6, क्योंकि 1 आता तो 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.6, 6 3 जा 18, यानी कितना आया होगा ये 1.8 मोल्स आया होगा, है ना। और पीछे कितना रह गया होगा 1 माइनस 0.6 रह गया होगा। 1 माइनस 0.6 का मतलब कितना हो गया 0.4 मोल्स रह गया होगा। अब मुझे बताओ ऐसे केस में सोल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है। तो 1 मोल 0.6 मोल एल्यूमिनियम का प्रेजेंट है, 1.8 मोल इसका प्रेजेंट है और 0.4 मोल इसका प्रेजेंट है। मतलब अब सोल्यूशन के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है, क्लोराइड भी है, एल्यूमिनियम भी है और ये है जो टूटा नहीं है अभी तक, ये भी तो सोल्यूशन में गया है ना अंदर। तो यहाँ बताओ टोटल मोल्स कितने हो गए। तो यहाँ टोटल मोल्स हो जाएंगे 0.6 प्लस 1.8 प्लस 0.4, 6 और 4 10 होता है, 10 और 8 18, 18 का 8 कैरी 1 1, अब 2.8 मोल्स प्रेजेंट है। और अगर वो 100% टूट जाता तो 4 मोल्स प्रेजेंट होते। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, समझ में आया। तो ये याद रखना, इसीलिए हम अगर वो 100% टूटेगा ना तो हम उसका आई का वैल्यू देख के बता देते हैं। 100% टूटेगा तो 4 गुना का डिफरेंस लाएगा, क्योंकि 100 मोल टूटेगा तो वहाँ 4 मोल्स प्रेजेंट होंगे। और अगर वो 100% नहीं टूट रहा है, वो सिर्फ 60% टूट रहा है AlCl3 पानी में जाने के बाद, तो कितने मोल्स प्रोड्यूस करेगा 2.8 मोल्स प्रोड्यूस करेगा। 2.8 मोल्स प्रोड्यूस करेगा मतलब 2.8 टाइम्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज लाएगा। जब ये 100% टूट रहा था तो 4 टाइम्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज ला रहा था, क्योंकि इसका 1 मोल है, इसका 4 मोल है, तो ये 1 मोल 0.2 डिग्री प्रोड्यूस कर रहा है, तो 4 मोल 8 डिग्री प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर वो 100% नहीं टूट रहा है, सिर्फ 60% टूट रहा है, तो टोटल मोल्स कितने हो गए 2.8। तो अगर वो 60% डिसोसिएशन दिखाता है, 60% का डिसोसिएशन दिखाता है अगर AlCl3, तो मतलब मेरे पास टोटल मोल्स कितने प्रेजेंट होंगे, टोटल मोल मेरे पास 2.8 मोल्स प्रेजेंट होंगे। एग्री करते हो, हमने कैलकुलेट मारा है यहाँ पे, देखो ये देखो कैलकुलेशन मार के रखा हुआ 2.8। तो अब मुझे बताओ अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी। अब देखो सर, नॉर्मल वाटर तो 100 पे बॉईल होना चाहिए था, 1 मोल ने 2 का चेंज लाया, तो 2.8 कितने का लेके आएगा, बोलो कितने का लेके आएगा। तो मैं 2 इंटू 2.8 करूंगा, 5.6 का लेके आएगा। यानी अब जो आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा वो 5.6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं। तो वही एल्यूमिनियम क्लोराइड 8 डिग्री का चेंज भी ला रहा है, वही एल्यूमिनियम क्लोराइड 5.6 डिग्री का भी चेंज ला रहा है। यानी ये अब कितने पे बॉईल होगा 105.6 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा, 5.6 का चेंज लाया। पर वो 5.6 का क्यों ला रहा है चेंज, अगर वो 100% डिसोसिएट नहीं होता है तब। अगर वो 100% डिसोसिएट होता है, अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो फिर तो मैं देख के ही बता पाऊंगा एक एल्यूमिनियम है 3 क्लोराइड है, 4 गुना का डिफरेंस आएगा दोस्त। लॉजिक समझना क्लियर है। तो ये वेंट ऑफ फैक्टर समझना बहुत जरूरी होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, अब आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ना ये डायरेक्ट दिया हुआ है, अगर मेरे पास AXBY नाम का कोई सॉल्ट है, अगर वो इक्विलिब्रियम में है X टाइम्स A प्लस B टाइम्स Y टाइम्स B माइनस, अब देखो ना ये यही तो हो गया AXBY, एल्यूमिनियम 1 टाइम्स है, क्लोरीन 3 टाइम्स है, AXBY, ठीक है। तो इसका स्टोक्योमेट्री यहाँ 1 है, इसका स्टोक्योमेट्री यहाँ 3 है, जैसे इसका यहाँ X है और इसका यहाँ Y है। तो हमको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा का वैल्यू मुझे पता होना चाहिए, तभी तो मुझे वेंट ऑफ फैक्टर पता चलेगा। जैसे यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर कितना निकल के आया 2.8, क्योंकि वहाँ 2.8 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे 4 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे थे। अगर 4 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो 4 गुना डिफरेंस आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के मुकाबले 4 गुना डिफरेंस आएगा। और अगर 2.8 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के मुकाबले 2.8 गुना का डिफरेंस आएगा। यहाँ तक लॉजिक समझ में आया पक्का। मेरी चीज़ें अगर जल्दी नहीं समझ में आ रही हैं तो एक बार रिमाइंड कर लिया करो, रिमाइंड करके मेरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैं जो सिखा रहा हूँ वो मुझे पता है आप लोगों ने उस तरीके से नहीं सीखा है, ठीक है। तो अब यहाँ मेरे लिए अल्फा और आई का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई और अल्फा का रिलेशन ना आप लोगों की किताबों में दिया हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये पढ़ा होगा। तो फॉर्मूला होता है अल्फा विल बी इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाय N-1। जो ये N है ना, इसका मतलब हो जाता है X प्लस वाई। ये जो X है और ये जो Y है इसको ऐड कर दो तो X प्लस वाई अल्फा, तो उससे हम अल्फा निकाल सकते हैं या हम आई निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को रीअरेंज भी कर सकते हो, अगर तुमको आई चाहिए
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चीज़ों को सॉल्व कर लो। ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको याद रखना। ये फॉर्मूला कब यूज़ करोगे? जब मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है जो टूटने वाला है लेकिन वो 100% नहीं टूटेगा, मुझे पता है, तब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि जब भी मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट लूंगा वो 100% टूटे या कम टूटे, उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉन इलेक्ट्रोलाइट के मुकाबले ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ही होने वाली है। अगर 1 मोल नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिया, अच्छा नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कोई और एग्जांपल है क्या? ये तो ग्लूकोज हो जाएगा। एक अगला एग्जांपल है यूरिया। यूरिया भी पानी में जाके डिजोल्व होता है, टूटता नहीं है, ये चीज़ याद रखना। और इलेक्ट्रोलाइट के तो जितने भी आप पढ़ते हो सॉल्ट सारे इलेक्ट्रोलाइट है। अब वो इलेक्ट्रोलाइट 100% टूट जाएगा तो अलग बात है, नहीं तो फिर हमको ये वाला फॉर्मूला से पता करना पड़ेगा उसका आई का वैल्यू कितना है। तो हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर के लिए, मतलब हमारे पास अब 2 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है और मेरे पास अगर मान लीजिए एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट में अगर डेल्टा टीबी का फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो, केबी मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा टीबी का। अब मुझे खुद ही बता दो बॉइलिंग पॉइंट, इसमें बॉइलिंग पॉइंट कितने का आया चेंज? 2 डिग्री का। तो क्या इलेक्ट्रोलाइट में भी 2 डिग्री का चेंज आया? नहीं। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट को जब तुम यूज करोगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज ज्यादा ही आएगा। अब कितना गुना ज्यादा आएगा? जैसे यहाँ पे 4 टाइम्स का चेंज आया क्योंकि 4 मोल प्रोड्यूस हुए, यहाँ पे 2.8 टाइम्स का चेंज आया क्योंकि 2.8 मोल प्रोड्यूस हुए। तो जो भी उसका वेंट ऑफ फैक्टर होगा, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कॉली डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना निकल के आया था? 2। यहाँ पे डेल्टा टीबी का वैल्यू कितना निकल के आया? 8। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, क्योंकि इसमें 4 मोल्स प्रेजेंट है और इसमें 1 ही मोल प्रेजेंट है। तो अगर मेरा ये फॉर्मूला नॉन इलेक्ट्रोलाइट का है तो इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला क्या होगा? तो वो केबी मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी को मुझे आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? जैसे अगर मान लीजिए इसका आंसर निकल के आता है 2, तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा 2 को मल्टीप्लाई 4 से करना पड़ेगा कि नहीं? जैसे एग्जांपल में हम कर रहे थे, तभी तो आंसर 8 निकल के आएगा ना। लॉजिक समझ में आया? तो जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, डेल्टा टी एफ विल बी केबी इंटू मोल, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़े हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ना होगा तो वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? आई मल्टीप्लाइड बाय केबी इंटू मोलैलिटी। लॉजिक समझ में आया? जैसे आप लोगों ने पाई पढ़ा, पाई का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? यहाँ पे पाई का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है CRT, हमें मेन फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई इंटू CRT। क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है? तो इलेक्ट्रोलाइट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में और नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये फर्क होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जब पानी में जाएगा तो नंबर ऑफ मोल ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो 1 मोल डालोगे वो अंदर जाके टूट जाएगा। अगर पूरा टूट गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर पूरा नहीं टूटा तो फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। अब मैं इसको डिटेल में नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि यार इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं क्रैश कोर्स में ये सारी चीज़ें डिटेल में आ जाओ। मेन कोर्स में आ जाना जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, अगर गैप लोगे तो, अगर आप गैप ले रहे हो तो ठीक है, तो वहाँ डिस्कस करेंगे आराम से करके। वो मेरे लेक्चर्स बोरिंग होते हैं क्योंकि मैं बहुत डिटेल में जाता हूँ, और नॉर्मली बच्चों को ना डिटेल, उनको सिर्फ इतना चाहिए एग्जाम में जो आएगा वो बता दो सर, हमको लेना देना नहीं है किधर क्या हो रहा है, हमको सिर्फ एग्जाम पास करना है। तो वो माइंडसेट वाले बच्चे यूजुअली मिलते हैं, अभी क्या करें। तो इसलिए मैं डिटेल में कभी जाता नहीं जल्दी, ठीक है। और यहाँ टाइम भी नहीं है यूट्यूब पे जाने के लिए। तो यहाँ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर को याद रखना। फॉर्मूला लिस्ट मैंने पूरी यहाँ आपको ये दे दी है, ये फॉर्मूला लिस्ट आपके पास है। ये देखो इसमें सब कुछ मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। ये फॉर्मूला लिस्ट आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ये देखो जितना डिस्कस किया, हेनरी लॉ, ये सारा, ये एग्जांपल्स, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस के प्रेशर, वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये देखो फॉर इलेक्ट्रोलाइट सारा फॉर्मूला है मैंने लिख दिया, अल्फा का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर n का मतलब x + y होता है, ये सब मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है। ये चीज़ें आप याद रखना, ये आपको काम। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।